विकास के लिए। इसी बात पर मैं हॉबगॉब्लिन के आकार और ताकत में काफी अंतर देख रहा था। जिन 4 गॉब्लिन लॉर्ड्स का मैंने अभी नाम लिया था, वे सभी आम सैनिकों की तुलना में ज्यादा काबिल लग रहे थे। इस बीच गॉब्लिन किंग रिगर्ड। अरे, क्या आप यहीं थे सर रिमुरु? मैं आपको ही ढूंढ रहा था। ये आदमी कौन था? वो इस समय सचमुच मांसपेशियों का एक अजीब नमूना था। उसका शरीर बहुत बड़ा था और वो लगभग एक ओगर जितना बड़ा था। अरे, उससे भी बड़ा, जैसा कि काइजीन ने कहा। मुझे लगता है कि ये उसे नाम के साथ साथ क्लास देने का नतीजा था। कसम से, इन राक्षसों की बायोलॉजी मेरे लिए पूरी तरह से एक रहस्य थी। मुझे देखना होगा कि क्या होता है, इसके लिए कुछ और टाइटल देने होंगे। क्या हुआ? मैं आपको रिपोर्ट करने आया हूं सर। हमने कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा है। संदिग्ध? कुछ राक्षस या? नहीं सर, इंसान। हमने उनसे लड़ाई नहीं की जैसा कि आपने आदेश दिया था। इंसान? यहाँ क्यों? वाह, बढ़िया। जल्दी से उनके अच्छे दोस्त बन जाना चाहिए। अगर वे बॉनो के गेट वाले 3 बेवकूफ़ थे तो मैं उन्हें काट कर अपने काम करने वालों को खिलाने में खुश होता। लेकिन ऐसा लगता है कि वे विशाल चींटियों के एक समूह के साथ लड़ाई में लगे हुए थे। रिगर्ड और उसकी सुरक्षा टीम ने उन्हें बचाया और यहाँ ले आए। लेकिन जाहिर है उसे शक है कि वे इस इलाके की जांच कर रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं आपसे सलाह लेने आऊं। कोई देश इस जगह की जांच कर रहा है। मुझे बोनो से पहले ही पता था कि जूरा के जंगल को तटस्थ क्षेत्र माना जाता है, जिस पर किसी भी देश का दावा नहीं है। ये मुमकिन लग रहा था कि ये एक खोजी दल था जो अपने लिए कोई नया इलाका ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ये मुसीबत हो सकती है, लेकिन उन्हें सुने बिना परेशान होने का कोई मतलब नहीं था। उसके बाद मैं सोच सकता था कि क्या करना है। ठीक है, मुझे उनके पास ले चलो, मैंने कहा और रिगर्ड के कंधे पर चढ़ गया। रांगा की गश्त पर होने के कारण हमारे नए शहर में घूमना थोड़ा मुश्किल हो गया था। मैं आसानी से चल सकता था, लेकिन जब मैं अकेला होता था तो मेरी कम ऊंचाई एक समस्या थी। जब भी मैं किसी से मिलता था तो मुझे हमेशा नीचा दिखाए जाने का एहसास बुरा लगता था। लोगों का मुझे ग्रीट करने के लिए घुटनों कर बैठना असल काम में रुकावट डालता था। इसके अलावा मुझे अपनी इज्जत बनाए रखनी थी और मैं हर समय लोगों के नीचे नहीं रहना चाहता था। शायद मैं इसके बारे में ज्यादा सोचता था, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि परेशानी शुरू होने से पहले ही उसे टाल देना बेहतर है। इसीलिए आजकल मैं बहुत ज्यादा कंधों पर बैठकर घूमता था। तो रिगर्ड के कंधों पर बैठकर मैं एन एडवेंचरस से मिलने गया। ये कौन है? मैंने सोचा इससे पहले कि मेरे काल्पनिक कानों में बातचीत सुनाई दे। अरे अरे अरे, मुझे वो चाहिए था। ये तो बहुत बुरा है ना? मैंने ये मीट खुद पाला है। सर, मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि मैं ये खाना नहीं छोड़ने वाला। चबाना चबाना। जरूर कुछ एक्साइटमेंट लग रहा था। डॉट। रिगर्ड ने मेरे चुप सवाल का जवाब दिया। माफ करें सर रिमुरु, ऐसा लगता है कि चींटियां उनका ज्यादातर सामान ले गईं और उससे पहले भी उन्होंने कुछ समय से ठीक से खाना नहीं खाया था, इसलिए मैंने उनके लिए कुछ मंगवाया। ये गॉब्लिन राजा की तरफ से अच्छी बात थी, पक्का। ओह, कोई बात नहीं, मैंने जवाब दिया। असल में अच्छा किया जो तुमने ध्यान दिया। जरूरतमंद की मदद करना अच्छी बात है, तुम्हें पता है। मुझे लगा कि उसकी तारीफ करना सही रहेगा। वो धीरे धीरे और ज्यादा लीडर बनता जा रहा था। अब वो मुझसे हर छोटी मोटी बात के बारे में नहीं पूछता था। अच्छी बात है, मैंने सोचा। हाँ, मैं अपने राज को बेहतर बनाने और आप पर कम बोझ बनने की पूरी कोशिश करूंगा सर रिमुरु। लेकिन काश वो मेरे साथ हर समय इतना फॉर्मल ना होता। मैंने सोचा जैसे ही हम एक सादे टेंट के पास पहुंचे। उसकी रखवाली कर रहे हॉबगॉब्लिन ने हमारे लिए पर्दा खोला। जैसे ही हम अंदर गए मुझे लगा कि सबकी नजरें मुझ पर थीं। 4 एडवेंचरर्स जमीन पर बैठे थे। उनके मुंह तरह तरह के मीट और सब्जियों से भरे हुए थे। उनकी आंखें खुली थीं और वो मुझे घू रहे थे। ये देखने में मजेदार नजारा था, हालांकि शायद उन्हें इसका एहसास नहीं था। क्या मैंने उन्हें पहले कहीं देखा है? ओह हाँ, वे वही एडवेंचरर्स थे जिनसे मैं गुफा में मिला था, हालांकि उनमें से एक मेरे लिए नया था। मुझे हैरानी हुई कि इस आदमी ने जो मास्क पहना था उससे किसी भी तरह का खाना अंदर कैसे जा रहा था। मंच मंच। वे थोड़ी देर वहां बैठे चबाते रहे। वे सचमुच अपना समय ले रहे थे। ताज़ा भुना हुआ मांस। काश मेरे पास स्वाद की समझ होती। क्या किसी के पास एक्स्ट्रा टेस्ट बड्स हैं? अरे, मैं थोड़ा भटक गया। मैंने अपना ध्यान सामने के काम पर लगाया। रिगर्ड एक तरफ एक ऊंची सीट के पास गया और मुझे उस पर बिठा दिया। मेरे मेहमानों, उसने मेरे बगल में बैठते हुए जोर से कहा, मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ आराम से होंगे। मुझे आपको अपने मालिक सर रिमुरु से मिलवाने दीजिए। मैं उन्हें अपना खाना निगलते हुए सुन सकता था। फिर एक साथ, हाँ, एक स्लाइम? मंच। तो वे सभी हैरानी से रिएक्ट किए। मुझे आखिरी वाले के बारे में पक्का नहीं पता। जो भी हो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं रिमुरु हूँ। एक स्लाइम, कोई बुरा स्लाइम नहीं, आप जानते हैं। मैंने मास्क के नीचे से एक थूकने की आवाज़ सुनी। उस आदमी ने इतना सारा खाना चबाने से नतीजा अच्छा नहीं था।
बदतमीज। एक स्लाइम को बोलते हुए सुनकर हैरानी हुई होगी। बाकी तीनों ने देखा, सभी हैरान थे, लेकिन कम से कम उस समय उनके मुंह में खाना नहीं था। तो ये मेहमान कौन थे? उम्मीद है अच्छे लोग होंगे। ठीक है, हमें माफ करना, मुझे लगता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमें एक मॉन्स्टर जनजाति बचाएगी। ओह, वैसे हम ह्यूमन एडवेंचरर्स हैं और ये मांस सचमुच बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि हम पिछले 3 दिनों से भाग रहे थे, इसलिए कुछ भी ज्यादा खाना मुश्किल हो गया था। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, धन्यवाद। मुझे यकीन नहीं था कि कुछ हॉबगॉब्स यहाँ आसपास एक गांव बना रहे होंगे। अर्प, कॉफ, ग्लग ग्लग। ठीक है, मैंने कहा, कृपया आप सभी आराम से अपना खाना खाएं, हम बाद में बात कर सकते हैं। मैं चाहता था कि इंसानों के पेट भरने के बाद हॉबगॉब्स मुझे बुलाएं, लेकिन उनमें अभी भी शिष्टाचार की कमी थी। मुझे यकीन था कि वे हैरान थे, लेकिन मुझे लगा कि मुझे जल्द ही शिष्टाचार पर एक वर्कशॉप करनी होगी। इसलिए मैं टेंट से बाहर निकल गया। उन्हें जमीन पर खाते हुए देखने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी और इन इंसानी मेहमानों या कैदियों, जो भी हो, को पाने की अपनी अच्छी किस्मत के बारे में सोच रहा था। बाहर निकलते समय मैंने उनके गार्ड से कहा कि खाना खत्म होने के बाद उन्हें गुफा के पास मेरे पर्सनल गेट पर ले जाए। चिंता ना करो, मैंने उदास दिख रहे रिगर्ड को दिलासा दिया जब हम चल रहे थे। शिष्टाचार पर हम बाद में काम कर सकते हैं। आखिरकार वे तेजी से बढ़ रहे थे। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि इन हॉबगॉब्स के साथ हर डिप्लोमैटिक कोशिश पूरी तरह से सफल होगी। अपने टेंट में बैठकर मैंने धैर्य से इंतजार करना शुरू कर दिया। रिगर्ड ने उसकी एक महिला असिस्टेंट से हमारे लिए कुछ चाय बनवाई। ये पिछले ड्रिंक से ज्यादा स्वादिष्ट लग रही थी, लेकिन मैं सिर्फ स्वाद का अंदाजा लगा सकता था। ये कमाल की बात है कि एवोल्यूशन ने ऐसे क्षेत्रों को भी कैसे प्रभावित किया। धीरे धीरे हम एक सचमुच सभ्य समाज में बस रहे थे। उस चाय ने मुझे इस बात का यकीन दिला दिया। कुछ और पलों के बाद चारों एडवेंचरर्स अंदर आए और अंदर आते ही जोर से उसके लिए माफ करना कहा। उन सभी के अंदर होने से टेंट थोड़ा तंग हो गया था। जैसे ही उनका गॉब्लिन गाइड चला गया, दूसरा उनके लिए ताज़ी चाय ले आया। देखो, असली सर्विस एकदम से। उन्होंने ये बोनो से सीखा था। मुझे पता था कि वे उनके साथ रातें बिता रहे थे, उनकी सोसाइटी और कल्चर के बारे में सीख रहे थे। अरे, आपसे मिलकर दोबारा अच्छा लगा। मेरा नाम रिमुरु है और मैं इस छोटे ग्रुप का लीडर हूँ। आप लोग यहाँ कैसे आए? मुझे लगा कि ये एक सही सवाल था। उन्होंने एक दूसरे को सिर हिलाया, शायद उन्हें एसी की उम्मीद थी, और बोलना शुरू किया। आपसे मिलकर खुशी हुई रिमुरु। मेरा नाम कबाल है, इस ग्रुप का लीडर लगभग। ये एलन है और वो गिडो है। हम एडवेंचरर्स हैं, सभी बी रैंक के। मुझे लगता है कि आप जानते हैं इसका मतलब क्या है। हाय, मैं एलन हूँ। गिडो सर, मिलकर खुशी हुई। तो वे एक पार्टी थी। बी रैंक होने का मतलब था कि वे ऊंचे लेवल पर थे, ये पक्का था। लेकिन उन्हें गुफा में मुश्किल समय का सामना करना पड़ा होगा, है ना? शायद वे मॉन्स्टर्स से छिपने में माहिर थे या कुछ और उनके ग्रुप में दूसरे के बारे में क्या? मुझे पक्का यकीन था कि गुफा में सिर्फ 3 ही लोग थे। इस बीच शिजू है। इस मिशन के लिए हमारी टीम में एक टेम्पररी मेंबर। शिजू, मिलकर खुशी हुई। उसकी आवाज से उसका जेंडर या उम्र बताना मुश्किल था, लेकिन गॉब्लिन में फर्क करने की अपनी काबिलियत को निखारने के बाद मैं तुरंत बता सकता था। वो एक औरत थी, और अगर मेरा अंदाजा सही था तो शायद जापानी भी। मुझे ऐसा ही लगा। जिस तरह से उसने चाय का कप पकड़ा था और जिस तरह से वो घुटनों के बल बैठी थी, उसके पैरों के ऊपरी हिस्से जमीन पर सीधे थे। मैंने सोचा ये पोज इस दुनिया में शायद ही कहीं होगा, और उसके तीनों साथियों ने तो इसकी परवाह भी नहीं की। आदमी बस जमीन पर भेड़िए की खाल की चटाई पर पालथी मारकर बैठे थे, और एलन ने अपने पैर एक तरफ रखने का फैसला किया। इस ग्रह पर कहीं ना कहीं ऐसी संस्कृति होना अजीब नहीं होगा जो जापान जैसी हो। मैं इस बारे में बाद में सोचूंगा। हालांकि मुझे लगा, क्या ये मैं था या ये एडवेंचर करने वाले अभी अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा लापरवाह हो रहे थे? अब तक वे अपने स्टे का बहुत ज्यादा मजा ले रहे थे, एक दूसरे के साथ खा पी रहे थे और हंस रहे थे। ये एक मॉन्स्टर की गुफा थी जिसमें वे भटक गए थे। उन्हें ये पता था ना? शायद उनका दिमाग थोड़ा खराब था, मुझे नहीं पता। उप्स, बात भटक गई। बातचीत जारी रखने का समय हो गया, तो शुरू करें। डॉट डॉट डॉट। वे अपनी कहानी को लेकर बहुत सीधे थे। जाहिर है उन्हें मेरे इलादों के बारे में जरा भी चिंता नहीं थी। उनके गिल्ड मास्टर ने उन्हें गुफा के आसपास के इलाके की जांच करने को भेजा था, और ये देखने को कि कहीं कुछ संदिग्ध हुआ है। लेकिन ये मिशन उन्हें मुश्किल में डाल रहा था। हाँ, यही तो बात है, कबाल ने कहा। हम यहाँ संदिग्ध चीजें ढूंढ रहे हैं, लेकिन संदिग्ध का मतलब क्या होता है, हमें कुछ नहीं पता। बिल्कुल, एलन ने कहा। काश वो ये कह सकता कि ये या वो या दूसरी चीज ढूंढो, बजाय इसके कि इसे इतना अस्पष्ट ले जाए। हम अच्छे स्काउट हो सकते हैं और सब कुछ, लेकिन हम सब कुछ नहीं कर सकते। पता है, गिडो ने कहा, और इसलिए उन्होंने बिना किसी परवाह के अपने गिल्ड मास्टर के बारे में बुरा भला कहा। मुझे उस आदमी पर लगभग तरस आ रहा था।
रास्ते में एक ग्रुप एक बड़े संदिग्ध दिखने वाले पत्थर से टकरा गया जिसमें एक छेद था। यही है, उन्होंने सोचा होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी तलवारें निकाली और उसे थोड़ा सा मारा, सिर्फ विशाल चींटियों के पूरे घोंसले को जगाने के लिए। भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। ये एक चमत्कार था कि वे जिंदा थे। उन्होंने अगले 3 दिन लगातार भागते हुए बिताए, रास्ते में अपना सारा सामान खो दिया और फिर यहाँ पहुंचे। मुझे सच में उनकी तारीफ करनी पड़ी कि उन्होंने ये सब कैसे किया। ठीक है, मैंने सोचा, मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ कुछ ज्यादा संदिग्ध हो रहा है। नहीं, मुख्य रूप से गुफा मुझे लगता है। एलीन ने सिर हिलाया। लेकिन हमें वहाँ कुछ नहीं मिला। नहीं, क्या तुम्हें उस गुफा के पीछे की कहानी पता है? कहा जाता है कि उसके अंदर एक बड़ा बुरा ड्रैगन बंद है, लेकिन हमने उस गुफा में 2 हफ्ते ऊपर नीचे भागते हुए बिताए और कुछ नहीं। 2 हफ्ते बिना नहाए और हमें इसके बदले में लगभग कुछ नहीं मिला। अरे बस करो, एक घबराए हुए कबाल ने पलटकर कहा। हम उन्हें इतनी सारी बातें नहीं बता सकते। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? गिडो ने जवाब दिया। ये उसी ने किया है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलेन के अनजाने खुलासे से आदमी पूरी तरह घबरा गए। मुझे पहले से ही पता था, जाहिर है, उनसे पिछली मुलाकात की वजह से। और इन लोगों को कभी कभी नहाना पसंद है ना? शायद मुझे यहाँ आसपास एक नहाने का घर बनवाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। तो तुम उस गुफा में असल में क्या ढूंढ रहे थे? ये खजाना तो नहीं हो सकता था आखिरकार? कबाल ने जवाब में उदास होकर सिर हिलाया। ठीक है, अगर उसने इतना कह दिया है तो इसे छिपाने का कोई फायदा नहीं है। जैसा कि उसने कहा, अफवाहें चल रही हैं कि वहाँ का ड्रैगन अब जवाब नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे पता चल सकता था, लेकिन वेल्डोरा के गायब होने से इंसानों में खलबली मच गई होगी। उसका गायब होना, भले ही उसे सुरक्षित रूप से सील कर दिया गया था, बहुत बड़ी खबर थी। मुझे लगता है कि वो आखिरकार कोई बहुत शक्तिशाली ड्रैगन था। हालांकि मुझे वो बस एक अच्छा आदमी लगा जो कभी कभी बातें करना पसंद करता था। ये जरूर कोई बड़ी बात रही होगी अगर लोग सर्च पार्टियां भेज रहे थे। क्या गुफा के मुहाने के पास ये शहर बनाना एक गलती थी? हम एक रिएक्शन स्टोन भी साथ लाए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि गुफा जादू से लगभग भरी हुई थी। लेकिन ये वैसा कुछ भी नहीं था जैसा हमने सोचा था। मेरा मतलब है, कंसंट्रेशन आपकी आम गुफा से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अब जो नॉर्मल है उससे बाहर कुछ भी नहीं है। और ये काफ़ी असामान्य है, इसलिए कम से कम हमारे पास घर वापस जाने के लिए ये तो है। लेकिन फिर भी ये अभी भी मजबूत मॉन्स्टर्स से भरा हुआ है, इसलिए अगर मेरे पास चॉइस हो तो मैं सच में दोबारा अंदर नहीं जाना चाहता, एलेन ने कहा। ना तो कोई खजाना है और ना ही कोई जादुई अयस्क। तुम्हें इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारना पड़ता है और उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर तुम थोड़ा देखोगे तो तुम्हें कुछ डाकुओं का सामान मिल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं जिसके लिए तुम खास तौर पर जाओ। अरे, कोई अयस्क नहीं है ना? खैर, अगर मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ बहुत सारा अयस्क हुआ करता था और मैंने वो सब निगल लिया, और अगर मैं तुमसे कहूँ कि वहाँ जादू कम हो गया क्योंकि मैंने वेल्डोरा को निगल लिया जो ये सब पैदा कर रहा था, ये सब असल में मेरी गलती है ना? खैर, जो उन्हें नहीं पता था उससे उन्हें कोई नुकसान नहीं हो सकता था। हमने थोड़ी देर और बात की। जैसा कि कबाल ने कहा, उन्होंने वैसे भी बहुत ज्यादा बोल दिया था, तो वो पूरी बात बता ही देते। ये लोग शुरू में जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छे स्वभाव के थे। और अगर गुफा अब दिलचस्पी का केंद्र नहीं रही तो शायद हम आखिरकार ध्यान का केंद्र नहीं रहेंगे। मैं सबसे खराब स्थिति में शहर को दूसरी जगह ले जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब मुझे शक था कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी देश का इस ज़मीन पर कोई कानूनी हक नहीं था, इसलिए ऐसा नहीं था कि कोई हमें ज़बरदस्ती निकाल सकता था। फिर भी जब मैं इस बारे में सोच रहा था तो मैंने देखा कि शिजू के साथ कुछ हो रहा था, जो पूरे समय वहां बैठी सुन रही थी। अचानक वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। हम सब तुरंत उसके पास गए, उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, तभी नरा। उसके बाद चीजें तेजी से आगे बढ़ीं। जैसे ही शिजू की लंबी कराह खत्म हुई, टेंट में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। अब उसके मास्क पर दरारें पड़ रही थी, जिसकी नीचे से रहस्यमयी शक्ति निकल रही थी। हम सब समझ गए थे कि कुछ बुरा हो रहा है। जादू बुलाना? एलेन ने हैरानी से चिल्लाया। वाह, सच में? ये कहाँ से आया? इसका रैंक क्या है? मैजिक सर्कल के साइज को देखकर मुझे लगता है कि ये B+ या उससे ज्यादा होगा। ठीक है, हमें यहाँ ऐसे ही नहीं बैठ सकते बॉस, हमें इसे रोकना होगा। तो वे थे, आखिरकार वे अनुभवी एडवेंचरर थे। जब जरूरत पड़ी तो वे एक्शन में आ गए। महान धरती, उस पर अपने बंधन डाल दो। मड हैंड। उर्राह! नॉकडाउन। पहले एलेन ने उसे बांधा, फिर कबाल ने पूरे शरीर पर वार किया। गिडो बैकअप दे रहा था। जैसे ही कोई मुसीबत आई वो तैयार था।
बी रैंक के हिसाब से उनका टीम वर्क बहुत बढ़िया था, एक भी हरकत बेकार नहीं गई। लेकिन शिजू को बस अपनी तर्जनी उंगली का ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा ऊपर उठाना था और इतना ही उसके चारों ओर एक छोटा सा धमाका करने के लिए था। मेरे टेंट का तो काम तमाम हो गया, जिसका मुझे ज्यादा बुरा नहीं लगा, लेकिन उन तीनों का क्या उन्हें चोट लगी? थोड़ी शॉक वेव थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। कबाल, जिसने एलेन के बांधने के बाद शिजू पर नॉकडाउन किया था, बेचारे ने धमाके का पूरा असर अपने शरीर पर ले लिया था। इससे वो हवा में उड़ गया था। हालांकि गिडो ठीक था और उसने खतरे को काफी पहले ही भांप लिया था कि उसने एलेन को भी सुरक्षित जगह धकेल दिया। तुम सब ठीक हो? हम बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, एलेन ने प्रतिवाद किया। इन्हें इसके लिए हमें कुछ हतरा भत्ता देना चाहिए। कबाल, जो अपनी तरफ से पहले ही अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। ओह दोस्तों, क्या तुम कम से कम अपने लीडर के बारे में थोड़ा तो सोच सकते हो? वो जरूर किसी मजबूत चीज का बना होगा। मुझे पता था कि शिजू एक जादूगरनी है, लेकिन बुलाना भी? उसने आखिरकार क्या बुलाया? नहीं, गिडो ने बीच में कहा, ये तो इसका आधा भी नहीं है। जहां तक मुझे पता है, बुलाने के दौरान बिना मंत्र के जादू नहीं किया जा सकता। इससे पहले कि वो बात पूरी कर पाता, वो रुक गया। शिजू को ऐसे देख रहा था जैसे उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा हो। उसे अभी अभी एक आइडिया आया था। रुको, नहीं हो सकता। आग का विजेता? शिजू अभी भी जादू कर रही थी। उसका पूरा शरीर चमकदार लाल रंग से चमक रहा था, हल्का हवा में तैर रहा था। उसका मास्क उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था और उसके लंबे काले बाल उसके चोगे से बाहर निकल रहे थे। वो क्या करने की कोशिश कर रही है? ये सब होने से ठीक पहले वो मुझे अजीब लग रही थी। यूनिक स्किल डेविएंट लॉन्च हो रहा है। दुनिया की आवाज हमारे चारों ओर गूंजी। जैसे ही ऐसा हुआ, खूबसूरत जवान लड़की शुद्ध आग के एक विशालकाय रूप में बदल गई। इसमें कोई गलती नहीं है, गिडो ने चिल्लाया। वो है आग का विजेता, टाइटन इफ्रिट का मालिक, दुनिया का सबसे शक्तिशाली एलिमेंटलिस्ट। इफ्रिट, आग का टाइटन, आग का भगवान, जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को जला सकता है, किसी भी रॉयल्टी, इंसान या भगवान से एक लेवल ऊपर। गह, इफ्रिट? क्या वो स्पिरिट ए रैंक और उससे ऊपर नहीं है? कबाल चिल्लाया। उफ, मैंने इसे पहली बार देखा है, लेकिन हम इसे कैसे हरा सकते हैं? एलेन ने कहा। हाँ, हम नहीं हरा सकते, गिडो ने जवाब दिया। हम सब यहाँ मरने वाले हैं। लगता है जिंदगी बहुत छोटी थी। अपने 3 फ्लेम सैलमेंडर के साथ फ्लेम्स की विजेता ने अपने इलाके का जायजा लिया। कोई हैरानी नहीं थी कि वे तीनों इतने घबराए हुए थे। एक अकेला सैलमेंडर भी B+ ताकत रखता था। लेकिन शिजू के साथ क्या मामला था? मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो ये सब कंट्रोल कर रही थी, बल्कि ऐसा लगा कि इफ्रिट शिजू को कंट्रोल कर रहा था। एक शॉकवेव आई जब शिजू या इफ्रिट ने जादुई ताकत का एक सैलाब छोड़ा। ये अजीब था। ये किसी पर निशाना नहीं था, मारने के लिए नहीं, बस थोड़ी सी हिंसा का दिखावा था। हालांकि इसमें कुछ भी थोड़ा नहीं था। ये किसी आजाद दिमाग का काम नहीं लग रहा था। हमला ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसे पहले से प्रोग्राम किया हो। अब इसमें कोई शक नहीं था, ये नहीं था। शिजू की मर्जी काम कर रही थी। इफ्रित को उसी को संभालना था, लेकिन अब वो बेकाबू हो गया था। वो थ्योरी सही थी या नहीं, इससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता था। समस्या उन हमलों के पीछे की ताकत थी। ये जानलेवा से भी ज्यादा थी। हल्के लाल रंग की शॉकवेव्स पूरे इलाके में फैल रही थीं, इतनी गर्म कि हमारी बनाई हुई सभी बिल्डिंग्स को तुरंत जला सकती थीं। हे भगवान, हमने तो अभी शुरू ही किया था। मुझे लगता है कि उन तीनों एडवेंचरर्स ने हमले को रोकने के लिए मैजिक बैरियर का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो एक भी शॉकवेव को नहीं झेल पाया। वे मरे नहीं थे, लेकिन उनकी हालत भी ठीक नहीं थी। होश में थे, लेकिन शायद अब तक हिल-डुल नहीं पा रहे थे। दोस्तों, हिलना मत, मैंने उन पर चिल्लाया। तुम टारगेट बन जाओगे। उन्होंने एक साथ इकट्ठा होकर जवाब दिया। मैजिक बैरियर और ऑरा शील्ड दोनों लॉन्च किए। लगता है ये कोई नाटक नहीं था, वे सच में अपना बचाव कर रहे थे। चलो सभी मॉन्स्टर्स को मार डालते हैं वाली थ्योरी का तो यही हुआ। लेकिन ताकत की बात करें तो इफ्रित जो जादुई शक्ति छोड़ रहा था, बिना किसी कास्टिंग टाइम के वो हमारे चारों ओर हर दिशा में 100 फीट तक झुलसाने वाली गर्म हवा फेंक रहा था। अगर मैंने इन लोगों, इफ्रित और उन 3 फ्लेम सैलमेंडर से लड़ाई नहीं की तो हम सब मारे जाएंगे। क्या मुसीबत है। लेकिन यह अजीब था। इस मुश्किल हालात में भी मैं डर से कांप नहीं रहा था या कुछ भी नहीं। शायद इसलिए कि अब मैं एक मॉन्स्टर था। मेरा मतलब है, वेल्डोरा और उस काले सांप ने पहले तो मुझे थोड़ा डरा दिया था, लेकिन आखिर में दोनों अच्छे अनुभव साबित हुए। अरे, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ... पॉप। मेरे पीछे एक धमाका हुआ। मुझे लग रहा था कि इफ्रित से बात करके मामला सुलझाने की कोशिश काम नहीं आएगी। उसने मेरे सवाल का जवाब मेरी तरफ एक और सफ़ेद गर्म हमले से दिया।
इस बार पहले की उस बिना टारगेट वाली शॉकवेव के उलट वो साफ तौर पर मुझे मारने की कोशिश कर रहा था और उसकी शुद्ध गर्मी की किरणें रास्ते में जिस भी चीज को छू रही थी उसे भाप बना रही थीं। उनके पीछे की ताकत जादुई शक्ति की पहली रिलीज से कहीं ज्यादा थी, लेकिन अगर वो मुझे नहीं लगी तो कोई चिंता नहीं। मैंने पहले ही उन बीमों को चकमा दे दिया था और अपनी तेज इंद्रियों से मैं आवाज की गति से आने वाली चीजों को देख सकता था। एक तरह से मुझे खुशी थी कि हमने अभी तक शहर का काम खत्म नहीं किया था। मुझे शायद अपने सामने वाले आग के टाइटिंग के बारे में ज्यादा चिंता करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी यही ख्याल मेरे मन में आया। हमारे टेंट और अस्थायी शौचालय चले गए थे, लेकिन ये कोई आपदा नहीं थी। हमने पहले ही आसपास के पेड़ों को काटकर जगह साफ कर दी थी। अगर हम जंगल में होते तो शायद अब तक एक बहुत बड़ी जंगल की आग लग गई होती। इसमें भी कुछ अच्छा है। मुझे लकड़ी और दूसरे सामान के बारे में थोड़ी चिंता थी जो हमने इकट्ठा किया था, लेकिन अब मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन इस विशालकाय में बहुत हिम्मत थी। उसके इस रवैये से मुझे यकीन था कि वो मुझे अपने रास्ते में एक परेशान करने वाले छोटे कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। वो मेरा अपमान कर रहा था और ये मुझे गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। इफ्रित मेरा दुश्मन था और मैंने तय किया कि अब जवाबी हमला करने का समय आ गया है। मुझे शिजू के बारे में कुछ शंकाएं थीं, वो व्यक्ति जिससे इफ्रित शायद इन सब चीज़ों के लिए शक्ति ले रहा था, लेकिन अगर मैंने हमला नहीं किया तो ये कभी खत्म नहीं होगा। इफ्रित को रोकना प्राथमिकता थी। मैं बाद में शिजू को देख सकता था। मुझे क्या पता, शायद शिजू बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं थी। मैंने इफ्रित के पेट पर एक वाटर ब्लेड मारा। वो आग के विशालकाय तक पहुंचने से पहले भाप बन गया। आग की एक घूमती हुई लपट ने उसे काट दिया। लगता है ये काम नहीं करेगा, लेकिन मेरे पास इस पर सोचने का समय नहीं था क्योंकि सैलेमेंडर ने अभी अभी मेरे हमले पर प्रतिक्रिया दी। आइसिकल लैंस। एलन के बर्फ के जादू ने उनमें से एक को छेद दिया। जब मैंने उसे देखा वो पहले ही मैजिक बैरियर के अपने कोने में वापस भाग रही थी। ये चतुर कोशिश थी। ऐसा लग रहा था कि बैरियर जादू करने वाले पर ज्यादा ध्यान दिए बिना भी काफी अच्छी तरह से काम कर रहा था, लेकिन उन सैलेमेंडर्स को गिराने के लिए आइसिकल लैंड से ज्यादा कुछ चाहिए होगा। उनमें से एक सीधे एडवेंचर करने वाले तीनों की ओर लपका। तुम सब ठीक हो? मैं ये कर सकती हूँ। अपनी जान जोखिम में डालना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। अरे रहने दो, काबल कराहने लगा। मुझे लगता था कि मैं लीडर हूँ। खैर जो भी हो, मैं एक को मार गिराऊंगा। या? गिडो ने जवाब दिया। मैंने पहले कभी किसी डाकू को एलिमेंटल स्पिरिट से लड़ते हुए नहीं सुना। लगता है हम सब इसमें साथ हैं, है ना? ये कहना मुश्किल था कि वे सच में एक दूसरे पर भरोसा करते थे या नहीं। अगर काबल एक को मार गिराने के लिए इतना बेताब था तो मैं उसे ऐसा करने दे सकता था, लेकिन अगर वो मर गया तो ये बात मुझे परेशान करेगी। ठीक है, मैंने कहा, तुम उसे संभालो, लेकिन ज्यादा जोर मत लगाना। अगर तुम्हें चोट लगे तो इनका इस्तेमाल करना। बिना कुछ समझाए मैंने कुछ रिकवरी पोशन थूक दिए और उनकी तरफ फेंक दिए। गिडो ने उन्हें उठाने में कामयाबी पाई। रिमरू, ये क्या है? रिकवरी पोशन काफी अच्छे वाले भी हैं, तो अगर तुम्हें चोट लगे तो इनका इस्तेमाल करना। हमारे पास डिटेल्स के लिए समय नहीं था। मैं फिर से आगे बढ़ा और वे तीनों फ्लेम सैलेमेंडर से निपटने में इतने बिजी थे कि बात नहीं कर पाए। उनमें से एक भी उनके लिए एक मुश्किल दुश्मन होगा। उम्मीद है वे ठीक रहेंगे। इस बीच बाकी दो सैलेमेंडर मेरी तरफ बढ़ने लगे थे। इफ्रित खुद भी शांति से आगे बढ़ रहा था। अब क्या? जैसे ही ये ख्याल आया मुझे लगा रंगा आखिरकार आ गया। मैंने सोचा था कि वो एडवेंचरर्स पर नजर रखेगा, लेकिन अब नहीं। इसके बजाय वो मेरे माउंट के तौर पर काम करेगा। आपने मुझे बुलाया मेरे मालिक। मैं तुरंत उसकी पीठ पर चढ़ गया। कम से कम अब मेरे पास कुछ स्पीड तो थी। सैलेमेंडर ऊपर काफी तेज थे, लेकिन रंगा जितने तेज नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें चकमा देने पर फोकस करो। तुम्हें बिल्कुल भी हमला करने की जरूरत नहीं है, उसका मैं ध्यान रखूंगा। समझ गया। हमारा एक दूसरे के साथ लगभग बिना शब्दों वाला कनेक्शन था। रंगा तुरंत समझ गया कि मैं क्या करना चाहता हूँ। फिर हम चल पड़े। दोनों सैलेमेंडर ने हम पर फायर ब्रेथ की सीधी जेट्स छोड़ी, जैसे आसमान में दो फ्लेम थ्रोअर हों। रंगा के लिए उनसे बचना आसान था। वो पीछे हटकर गर्मी की रेंज से बाहर हो गए। आग बहुत शक्तिशाली लग रही थी और मैं अपनी किस्मत आजमाना नहीं चाहता था। अगर मैं अभी भी इंसान होता तो वे शायद मुझे जमीन पर एक काला धब्बा बना देते। इफ्रित से निपटने से पहले मुझे उन दोनों का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए मैंने कुछ वाटर ब्लेड्स ट्राई किए। फायर जायंट के उलट सैलेमेंडर हमला होने से पहले उसे रोक नहीं पाए। मैं एक अंग काटने में कामयाब रहा, लेकिन अजीब बात यह है कि उस आदमी ने उसे तुरंत वापस उगा लिया। वो भी बाकी सब चीजों की तरह आग का बना होगा। सिर्फ उसे काटने से ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा। काले सांप में शायद इन लोगों से ज्यादा कच्ची ताकत थी, लेकिन सैलेमेंडर की खास पावर्स की वजह से उन्हें हराना थोड़ा मुश्किल होगा। मेरे मालिक, भौतिक हमले साधारण शत्रुओं पर काम नहीं करेंगे। उनकी मूल कमजोरी पर हमला करना या जादू करना काम करेगा, रंगा ने समझाया। ओह,
ठीक है, तो एक एलिमेंटल स्पिरिट पर तलवार से हमला करने से ज्यादा कुछ नहीं होगा, है ना? तो फिर उस पर बहुत सारा पानी फेंकने के बारे में क्या? मेरे पेट में अंडरग्राउंड झील से उतना ही पानी जमा है, क्या ये आदमी को रोकने के लिए काफी होगा? समझ गया, बड़ी मात्रा में पानी रिलीज करना संभव है, इससे सैलमेंडर के संपर्क में आने पर स्टीम विस्फोट होगा, लेकिन क्या ये ठीक है? हाँ, नहीं, एक स्टीम विस्फोट क्या? समझ गया, एक फ्लेम सैलमेंडर इकट्ठा की गई गर्मी से बनता है। पानी डालने पर वो तुरंत भाप बन जाएगा, जिससे भाप सैलमेंडर के शरीर को घेर लेगी। इससे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेव निकलेगी, जिससे कई धमाके होंगे। और क्या इससे सैलमेंडर हार जाएगा? समझ गया, प्रेशर गुणा वॉल्यूम बराबर पानी निकला गुणा स्टीम कांस्टेंट। रुको, मुझे ऐसे समझाओ जो मुझे समझ आए। समझ गया, इससे एक बड़ा धमाका होगा और हो सकता है कि सैलमेंडर बिना किसी निशान के खत्म हो जाए। हालांकि इसके परिणामों से आसपास का इलाका खाली जमीन का टुकड़ा बन जाएगा। अरे यार, तो फिर फायदा क्या है? मैं सुसाइड नहीं करना चाहता यार। लेकिन अगर ये नहीं तो क्या? वाटर ब्लेड्स इसके खिलाफ कुछ काम नहीं करते। आइसिकल लैंस। मैंने उस तिकड़ी को एक बार फिर देखा। वे जिंदा रहने की पूरी कोशिश कर रहे थे और एलन बीच में जादू कर रही थी। एक सेकंड रुको, वाटर ब्लेड्स काम नहीं करते क्योंकि वे जादू नहीं है, मुझे लगता है। तो क्या मुझे सिर्फ जादू की जरूरत है? एलन, मुझ पर एक आइसिकल लैंस चलाओ, बस एक काफी है। हाँ, ये तो थोड़ा अजीब है, बस कर दो। इस रिक्वेस्ट ने उसे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन एक सेकंड बाद उसने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। एक और पल बाद फ्रीज मैजिक आइसिकल लैंस लॉन्च किया गया। बाद में इसके बारे में मुझसे शिकायत मत करना। आइसिकल लैंस। जैसे ही उसने मंत्र चिल्लाया, बर्फ का एक खंभा मेरी तरफ आया। मैं शायद अपनी प्रेडेटर स्किल से उस जादू को कैप्चर कर सकता था, और अगर मैं कर पाता तो? रिपोर्ट, यूनिक स्किल प्रेडेशन लॉन्च कर रहा हूं। आइसिकल लैंस प्रेडेशन और एनालिसिस सफल। बहुत बढ़िया, जैसा मैंने सोचा था। सच में, जब मुझे इसके बारे में बताया जा रहा था तो मुझे आधा शक था, लेकिन ये प्रेडेटर किसी तरह की नियम तोड़ने वाली स्किल होनी चाहिए थी। उस जादू में शायद काफ़ी ताकत थी, लेकिन प्रेडेटर ने उसे पूरी तरह सोख लिया, जिससे मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ और मैंने इसे सीख भी लिया। हैं? मेरे जादू को क्या हुआ? माफ़ करना एलिन, समझा नहीं सकता। एनालिसिस एक पल में पूरा हो गया और अब मैं सिर्फ इसके बारे में सोचकर जादू कर सकता था। मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। ये प्रेडेटर का एक और अच्छा साइड इफेक्ट था। आइसिकल लैंस। कास्टिंग टाइम को छोड़कर मैंने सैलमेंडर की तरफ कुछ जादू चलाया। फिर इसी पल मैं समझ गया जादू के पीछे का सिद्धांत और ये सब कैसे काम करता है। मेरे वाटर ब्लेड्स ने सैलमेंडर को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाया, भले ही वे उस आदमी को चीरते हुए निकल गए हों, लेकिन एलियन के जादू ने काम कर दिया। कारण? हैरानी की बात है कि बहुत आसान था। जादू करना अपने आसपास की चीज़ों पर किसी घटना से असर डालना नहीं था, ये कुछ सोचने जैसा था, फिर उसे असल जिंदगी में बनाना। मैं एक तरह से एनर्जी का एक बोल्ट लॉन्च कर रहा था, जिसका असर टारगेट की गर्मी को छीनना था। वो बोल्ट एनर्जी सोखने वाले बर्फ के खंभे का लूप ले लेता था, लेकिन ये बर्फ नहीं थी जिसने इसे काम करवाया, ये उसके अंदर की एनर्जी थी। इस तरह इसने एक सैलमेंडर को नुकसान पहुंचाया, जिसकी अपनी एनर्जी गर्मी और आग का रूप ले चुकी थी। और मैंने अभी अभी जो कई बर्फ के खंभे लॉन्च किए थे, जो सच में इतने बड़े थे कि उन्हें भाले नहीं कहा जा सकता था, उन्होंने उन 2 आग वाले सैलमेंडर को छेद दिया था। जाहिर है, उनकी सारी जादुई शक्ति खत्म करने के लिए बस इतना ही काफी था। वे तुरंत धुएं के गुबार की तरह गायब हो गए और उनका नामो निशान नहीं रहा। हाँ, सब हो गया। मैं तुम लोगों की मदद करता हूँ। मैंने सोचा कि मैं उनकी मदद करूं क्योंकि मैंने एलियन से मुझ पर एक मैजिक बोल्ट बर्बाद करवाया था, लेकिन मैं बहुत देर हो चुका था। अरे बकवास, काबाल ने कहा, ये खुद को उड़ाने वाला है। पहली डिफेंस लाइन के तौर पर उसने एक ऑरा शील्ड लॉन्च की, लेकिन सैलमेंडर का खुद को कुर्बान करने वाला धमाका उसे उड़ाने के लिए काफी था। वे तीनों हवा में पीछे की ओर उड़ते हुए तेज गर्मी की चपेट में आ गए। घबराकर मैंने रंगा को उनके पास दौड़ने को कहा। वे जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बुरी तरह जल गए थे। होश में तो थे, हाँ, लेकिन अब हिलने डुलने लायक नहीं थे। और काबाल जो आगे था, उसे सबसे ज्यादा चोट लगी थी। अगर उसकी शील्ड नहीं होती तो अपेक्षाकृत कमजोर एलियन और गीडो आसानी से मर सकते थे। धत तेरी की, रंगा, इन लोगों की रक्षा करो, इन्हें कहीं सुरक्षित जगह ले जाओ। लेकिन इस आदेश ने उसे एक पल के लिए रोक दिया, लेकिन वो चुप हो गया। शायद उस रहस्यमयी शक्ति को महसूस कर रहा था जिसे मैं छोड़ रहा था। उसकी जंगली प्रवृत्ति ने उसे बताया कि कोई भी पलटकर जवाब नहीं देगा, इसमें कोई शक नहीं। ये एक आदेश है, इसे करो। उनके पास रिकवरी पोशन है, इसलिए उन्हें सुरक्षित जगह ले जाओ और उनका इलाज करो। जैसा आप कहें, आप अच्छे से लड़ें। चिंता मत करो, इफ्रिट मेरा है। इससे रंगा को काफी यकीन हो गया होगा। उसने सिर हिलाया, उन तीनों को अपने मुंह में उठाया और मुझे एक और सम्मान भरी नजर देते हुए तेजी से चला गया। हो सकता है कि उसे मेरे इरादों के बारे में गलतफहमी हो, लेकिन किसी भी तरह मेरे पास सिर्फ इफ्रिट बचा था। अब मैं बिना किसी रोक टोक के लड़ सकता था।
किसी और को इसमें शामिल करने के बारे में भूल जाओ। मैंने सोचा चलो इस नाटक को खत्म करते हैं। जैसे ही मैंने आग के दैत्य को घूर कर देखा, लपटें हवा में तेजी से घूम रही थीं। इफ्रिट मेरे आंखों के सामने खुद को कई हिस्सों में बांट चुका था। अब मेरे भागने के रास्तों को कई दैत्य रोक रहे थे। उसके पास कुछ चालाक टैलेंट थे, लेकिन मुझे ज्यादा चिंता नहीं थी। मेरी पता लगाने वाली स्किल्स सही सही बता सकती थी कि आग कहाँ जा रही है। भले ही कई इफ्रिट एक समय पर हमला करें, मैं तापमान से उनकी आग के खतरे का लेवल आसानी से पता लगा सकता था और सही कदम उठा सकता था। मुझे पहले से ही पता था कि वे सभी एक ही लेवल पर नहीं थे। मुझे सच में शक था कि इफ्रिट मुझ पर किसी भी तरह का प्रभावशाली हमला कर पाएगा, लेकिन साथ ही इफ्रिट के खिलाफ मेरा कुछ भी काम नहीं कर रहा था। वे लपटें बहुत खतरनाक थीं। बहुत ज्यादा तापमान के कारण जमीन लावा में बदल रही थी। मैं उस पर चलकर नहीं जा सकता था जब तक कि मैं जला हुआ स्लाइम न बन जाऊं। अब क्या? पैरालाइजिंग ब्रेथ और पॉइजन ब्रेथ सिर्फ 30 फीट की दूरी तक ही असरदार थीं। मेरे ब्रेथ अटैक्स इफ्रिट से उतनी ही दूरी से लॉन्च करने थे, जो होने वाला नहीं था। मुझे एक ऐसे हमले की जरूरत थी जो मुझे सुरक्षित दूरी पर रखे और उसे निर्णायक चोट पहुंचाए। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आई, और ये मेरा नया खिलौना था, आइसिकल लैंस। ये लो, आइसिकल लैंस। मैंने इफ्रिट क्लोन्स पर कई आइसिकल फेंके और उनमें से कुछ को भाप बनाने में सफल रहा। बर्फ से भाप बनाना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हमलों के बाद पानी के बादलों को देखते हुए ये इसे बताने का सबसे अच्छा तरीका था। मैं इस छोटे से टारगेट शूटिंग गेम में मजा करने लगा, अपने लैंस से एक एक करके क्लोन्स को गिराने लगा। लेकिन जब तक मैंने सोचा अरे यार, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिस पल मुझे ये महसूस हुआ मैं घिर चुका था। मुझे फंसाने के लिए एक बड़ा बैरियर, इफ्रिट की खासियतों में से एक। पल भर में जमीन पर एक मैजिक सर्कल बना हुआ था। उसे कास्ट करने के लिए किसी मंत्र की जरूरत नहीं थी। मैं भूल गया था कि ऐसा करने वाला मैं अकेला नहीं हूँ। उसने अपने शरीर को गैस में बदल दिया था और 100 गज के दायरे को आग के दहकते समुद्र में बदल दिया था। शायद इफ्रिट के हाई लेवल रेंज वाले हमलों में से एक, और इससे बुरा वो इलाका उन इफ्रिट क्लोन्स की एनर्जी से भरा था जिन्हें मैंने हराया था। फ्लेयर सर्कल। मुझे एक आवाज सुनाई दी जिसे मैं ठीक से नहीं समझ पाया। आदमी, औरत, जवान, बूढ़ा, बताना मुश्किल था। कोई बचने का रास्ता नहीं था। मैं अपने दुश्मन के जादू पर भरोसे था। इफ्रिट ने जानबूझकर मुझसे उन क्लोन्स पर हमला करवाया। वे दोनों मेरा ध्यान भटकाने और अपनी एनर्जी चार्ज करने का तरीका थे। मैंने मानसिक रूप से खुद को मौत के लिए तैयार कर लिया। धत तेरी की, मुझे नहीं लगा कि मैंने अपना गार्ड नीचे किया था, लेकिन मैं इसे बेहतर ढंग से संभाल सकता था, और मैं दुश्मन के जाल में भी फंस गया। बिल्कुल बेकार। शायद मुझे इतना आत्मकेंद्रित नहीं होना चाहिए था। हम सभी को एक साथ उस पर हमला करना चाहिए था, या शायद मैं अपने काले भेड़िए का रूप ले सकता था, अपनी गति से उसे भ्रमित कर सकता था और फिर उस पर हमला करता। जो भी जलने के निशान लगते उन्हें सह लेता, या शायद डार्क लाइटनिंग का एक राउंड काम कर जाता। चुपचाप बैठकर देखना कि क्या होता है। अच्छा नहीं। कुछ और पछतावे भी मेरे मन में आए। फिर भी मुझे पता था कि मेरी इंद्रियां बहुत तेज थीं, लेकिन नुकसान पहुंचने में काफी समय लग रहा था। ऐसा नहीं था कि मुझे दर्द रहित मौत से कोई दिक्कत थी। अगर ऐसा ही होना था तो सच में ये थोड़ा धीरे नहीं हो रहा है? क्या वो बस मेरे साथ मजाक कर रहा है? अजीब। मुझे तो बहुत पहले ही आग की लपटों में समा जाना चाहिए था। समझ गया। रेजिस्ट टेम्परेचर के असर ने आग पर आधारित हमलों को अपने आप कैंसिल कर दिया है। मुझे आवाज में कम से कम थोड़ी सी "तुम रेजिस्ट टेम्परेचर के बारे में सब भूल गए थे ना" वाली टोंट महसूस हुई। तुमसे अभी बोलने के लिए किसने कहा? कचरे के ढेर। हाँ, मुझे लगा कि उस छोटे से गुस्से के जवाब में मुझे ... मिला। उम्मीद है कि ये सिर्फ मेरी कल्पना थी। सेज अब तक मेरे प्रति पूरी तरह वफादार रहा था। वो खुद भी जागरूक नहीं था। इसके अलावा कुछ और सोचना बेवकूफ़ी होगी। हाँ, मैं बस बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, मुझे पक्का यकीन है। अब तो रुको, ये आग पर आधारित हमलों को कैंसिल करता है? तो यार, ये तो मेरे हाथ में है ना। जैसे ये सब प्लान का हिस्सा है। मैं दिखावा करता हूँ कि मैं मुश्किल में हूँ, फिर मैं पासा पलट देता हूँ। चलो इसी के साथ चलते हैं। ठीक है, अब खत्म करने का समय आ गया। वो क्या था? मैंने चिल्लाया जैसे ही मैंने चुपचाप अपना स्टिकी थ्रेड इफ्रिट के शरीर पर फैला दिया। उसका काम हो गया था। मेरे एनालिसिस ने पहले ही दिखा दिया था कि वो अपने शरीर के कोर के लिए शिजू का इस्तेमाल कर रहा था। मैं सैलामेंडर जैसे प्योर स्पिरिट बीस्ट को इस धागे से नहीं बांध सकता था, लेकिन फिजिकल कोर वाले की कहानी अलग थी। अगला मैं दोनों के फायदे पाने के लिए स्टिकी थ्रेड को कुछ स्टील थ्रेड के साथ मिलाऊंगा। मेरे एक्सपेरिमेंट का एक और प्रोडक्ट, और बोनस के तौर पर इसने वही इम्यूनिटी अपना ली जो मुझे मिली थी। चेकमेट। मुझे पता है कि मैंने पहले तुम्हारा मजाक उड़ाया था, लेकिन शायद तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे थे। चलो इसे बराबर कर लेते हैं। अगर तुम चाहो तो इसके लिए मुझसे नफरत कर सकते हो। अगला नंबर मेरा है ना? इफ्रिट घबराकर खुद को आज़ाद कराने की संघर्ष करने लगा। मुझे इसकी उम्मीद थी, लेकिन मेरा स्टिकी स्टील थ्रेड उसे ऐसा नहीं करने देने वाला था। मैंने आराम से समय लिया और धीरे धीरे उसके पास गया। अब आखिरी वार करने का समय था। इफ्रिट पर, उस मॉन्स्टर पर जिसने शायद शिजू के शरीर पर कब्जा कर लिया था।
ज्यादा जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी। मैं उस तड़पते हुए जीव के पास गया जो मुझे रोकने के लिए हर मुमकिन आक्रमण करने की कोशिश कर रहा था। दुख की बात उसके लिए ये थी कि आग मुझ पर काम नहीं करती थी। फिर क्या यूनिक स्किल प्रेडेटर का इस्तेमाल करें? हाँ नहीं, हाँ जरूर। एक तेज रोशनी पूरे इलाके में फैल गई, फिर अचानक गायब हो गई। जो बचा था वो बस एक अकेली बूढ़ी औरत और मैं था। क्या ये कोई सपना था? मेरी माँ का हाथ ठंडा, उनकी ठंडी आंखें मुझे घूर रही थीं। एक गर्म मुस्कान और शुद्ध सफ़ेद राख का ढेर। ये सारी यादें मुझे सिर्फ तकलीफ देती थीं। मैं उन्हें याद नहीं करना चाहता था, लेकिन यही वो रास्ता था जिस पर मैं चला था। अगर मैं हीरो से नहीं मिला होता तो मुझे शक है कि मेरी आत्मा कभी बच पाती, लेकिन मैं बहुत अजीब था, बहुत अनाड़ी था कि उसकी तरह बन पाता। इतने सारे लोग मुझ पर निर्भर थे, सो भी बस यही बात थी। मुझे एडवेंचरर की ज़िंदगी से रिटायर हुए कई साल हो गए थे। मैं एक पूरा टीचर था, अपने पेशे की अगली पीढ़ी को लीड कर रहा था और समाज के कामों में मदद कर रहा था। सोसाइटी ऑफ एडवेंचरर्स एक ऐसा ग्रुप जो सीमाओं को पार कर गया था और किसी भी एक सरकार के कंट्रोल से बाहर हो गया था, उसने अपना हेडक्वार्टर इंग्लिसिया के राज्य में बनाया था। मैं अब एडवेंचरर नहीं था, लेकिन अगर मैं उनके लिए कुछ कर सकता था तो मैं उनकी मदद करना चाहता था। आखिर ये वही सोसाइटी थी जिसने मुझे एक तरह से घर दिया था जब मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। वहाँ मुझे कई टैलेंटेड स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका मिला। एक जवान लड़का जिसकी आंखों में पूरी पवित्रता झलकती थी, एक लड़की जिसकी नज़र में निराशा थी। मुझे लगा मेरे जैसे ही और भी दूसरी दुनिया के लोग। वे दोनों कई मायनों में एक दूसरे के बिल्कुल उलट थे। यूकी एक ब्राइट आशावादी लड़का था, जबकि हिनाता अलग थलग और शांत रहती थीं, जैसे कि वो दुनिया का सारा अंधेरा अपने साथ लिए घूम रही हो। जब वो यहाँ आई थीं तो डाकुओं ने उस पर हमला किया था। उस समय मैंने सोचा था कि जैसे जैसे दिन बीतेंगे वो घुल मिल जाएगी और ठीक हो जाएगी। डाकुओं का सामना किसी दूसरे हमलावर से हुआ जिसने हिनाता की जान बचाई, लेकिन मुझे यकीन है कि उस घटना ने उसे अंदर से ज़रूर चोट पहुंचाई होगी। आखिरकार मुझे उस लड़की में खुद की थोड़ी झलक दिखी। मुझे उससे लगाव था। ये साफ तौर पर एक तरफा था। आपने मुझे जो कुछ भी सिखाया उसके लिए धन्यवाद, उसने कहा। अब मैं आपसे और कुछ नहीं सीख सकती। मुझे नहीं लगता कि हम फिर कभी मिलेंगे। फिर वो मुड़ी और चली गई। मुझे लगा कि उसके पीछे जाना सबसे अच्छा होता, लेकिन मैं खुद को शहर छोड़ने के लिए तैयार नहीं कर पाया। सोसाइटी एंग्लिसिया के साथ एक नया साझा सहायता कार्यक्रम बना रही थी। ये एक नया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था जिसे मूल रूप से यूकी ने प्रपोज किया था। एक पूर्व हीरो होने के नाते मुझे ज़रूरी बातचीत में सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी दी गई। मैं चाहता था कि ये सफल हो, ये देखते हुए कि ये सोसाइटी की भविष्य की दिशा तय करेगा। सो आखिर में मैं बस उसे विदा ही कर सका। अगर तुम कभी खो जाओ, मैंने उसे पुकारा, तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा करो। इस पर बहुत सोचने के बाद मैंने हिनाता के बजाय यूकी का साथ देने का फैसला किया। उस लड़की ने मेरे जैसा ही रास्ता अपनाया था, लेकिन वो हमेशा मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत इरादों वाली थी। मुझे लगा कि मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए, कि उसकी मजबूत इच्छा शक्ति उसकी आत्मा के अंधेरे को दूर कर सकती है और उसे एक महान महिला में बदल सकती है। जब मुझे कुछ ही सालों बाद पता चला कि वो चर्च में एक महत्वपूर्ण पद पर पहुंच गई है, तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। मुझे थोड़ा गर्व हुआ, थोड़ा अकेलापन महसूस हुआ और थोड़ी चिंता भी हुई। हिनाता अकेलापन तो महसूस नहीं कर रही होगी, है ना? क्या वो अपनी जिंदगी में ठीक है? इन सवालों ने मुझे घेर लिया, लेकिन मुझे लगा कि मुझे ये सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। मुझे एक बार उसका हाथ पकड़ने का मौका मिला था और मैंने मना कर दिया था। मैं बस हिनाता की लगातार सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर सकता था। दूसरी ओर यूकी कहीं ज्यादा डायनामिक था। ये यूकी ही था जिसने सोसाइटी ऑफ एडवेंचरर्स के लिए मौजूदा सिस्टम बनाया, जिसका नाम अब बदलकर फ्री गिल्ड कर दिया गया है। उसकी वजह से गिल्ड दुनिया भर के देशों के साथ एक सफल सहकारी संबंध बनाने में सक्षम हुआ। उसने सरकारों के साथ नई संधियां की, जिससे गिल्ड को उनकी सबसे ऊपरी परिषदों में जगह मिली। उसके प्रयासों ने संगठन को पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना दिया था। मुझे इससे कम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। तब तक हर देश सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करने पर ध्यान दे रहा था,
जब फ्री गिल्ड ने मॉन्स्टर डिस्पैच का काम शुरू किया तो इसने दुनिया की हर दूसरी सरकार का बोझ हल्का कर दिया। और बस इतना ही नहीं, एडवेंचरर्स, लोग जो दुनिया भर में घूमते थे, जो कभी किसी एक देश के प्रति जवाबदेह नहीं थे, उन्हें अपनी यात्राओं की रिपोर्ट फाइल करनी होती थी। फ्री गिल्ड ने फिर इन रिपोर्ट्स को इकट्ठा किया ताकि ये पता चल सके कि दुनिया भर में मॉन्स्टर्स कैसे फैले हुए हैं। हर इलाके को खतरे का लेवल दिया गया जिससे लोग कुछ हद तक शांति से यात्रा कर सकें। इस संगठन का एक और बड़ा असर हुआ, ये जानने से कि मॉन्स्टर्स कहाँ और कब मिल सकते हैं, असामान्य चीज़ों का जल्दी पता लगाना मुमकिन हो गया, जिससे लोग पहले कभी न देखे गए मॉन्स्टर्स को खोज सकें और उनकी रिपोर्ट कर सकें, या अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो उन्हें जल्दी ख़त्म कर सकें। जब भी कोई ऐसा मॉन्स्टर जो आमतौर पर किसी खास इलाके में नहीं दिखता था, अचानक पास के किसी शहर के लिए खतरा बन जाता था, तो गिल्ड को कारण पता लगाने के लिए एक खोजी दल भेजना पड़ता था। शुरुआत में ही इसकी जड़ तक पहुंचने से गिल्ड और स्थानीय सरकारें पहले से कहीं ज्यादा कुशलता से एक डिस्पैच कोर बना पाईं। इस तरह के संगठन से लोगों की जिंदगी ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक हो गई। इंसान अपने शहरों का विस्तार करने लगा और हाल के सालों में कुल जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। इस संस्था की मॉन्स्टर्स को दी गई रैंकिंग से मौतों की संख्या कम करने में भी काफ़ी मदद मिली। नए रिक्रूट्स को ट्रेनिंग देने वाले किसी के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती थी। यूकी की वजह से फ्री गिल्ड अब एक ऐसा संगठन बन गया था जिसके बिना दुनिया के देश और उसके लोग नहीं रह सकते थे। यूकी ने अपनी तरफ से बस इसे हंसकर टाल दिया। उसने कहा, मैं तो बस वही नकल कर रहा था जो मैंने इस वीडियो गेम में देखा था। हालांकि बेशक वीडियो गेम में आप जो चाहें कर सकते हैं। आपके पास ऐसे मॉन्स्टर्स हो सकते हैं जो कहें, मैं कोई बुरा स्लाइम नहीं हूं, तुम्हें पता है, या उन्हें अपनी पार्टी में भी शामिल कर सकते हैं। वो हमेशा ऐसा ही मजाक किया था। मॉन्स्टर्स आपके दोस्त बन जाएं, ऐसी चीजें सिर्फ सपनों में ही हो सकती हैं। जिस दुनिया में मेरा जन्म हुआ था वो युद्ध से लगभग पूरी तरह तबाह हो गई थी। क्या वो इतनी ठीक हो गई थी कि उसके जैसे लोग पैदा कर सके, ऐसे लोग जिन्हें दुनिया की कोई चिंता नहीं लगती थी? उसने मुझे समझाया कि ये वीडियो गेम्स बच्चों के खिलौने थे जो आपको खुद एक पूरी कहानी का अनुभव करने देते थे। तो अगर जापान इतना ठीक हो गया था कि बच्चों को खेलने के लिए सपने दे सकता था, तो वो ज़रूर एक अद्भुत जगह बन गया होगा। तो मैंने यूकी की कहानियां सुनी और अपने मन में एक ऐसे घर के बारे में सोचता रहा जहां मैं कभी वापस नहीं जा सकता था। उसके बाद भी मैंने यूकी के लिए सपोर्ट का काम जारी रखा, उसे पीछे से सलाह दी, कभी सामने नहीं आया। फ्री गिल्ड लगातार बढ़ता गया और लगभग हर कोई इसका इस्तेमाल करने लगा। इसने कमजोरों की सुरक्षा के सिद्धांत को अपनाया जो सभी के लिए समान रूप से सुलभ था। फिर यूकी, मेरा अपना स्टूडेंट, गिल्ड का ग्रैंड मास्टर बन गया, जो सबसे ऊंचा पद था, जो हर ब्रांच के गिल्ड मास्टर्स को व्यवस्थित और देखता था। उसने जो कुछ भी उनके लिए किया था, मुझे इसकी उम्मीद करनी चाहिए थी। उसके प्रयासों ने लोगों को बदलाव के लिए शांति से रहने का मौका दिया। उसने वो सब कुछ किया जो उसे करना था। मुझे एक अच्छे काम की संतुष्टि महसूस हुई। सो मैंने तय किया कि अब मैं एक यात्रा पर चलूंगा, कुछ पछतावों को ठीक करने के लिए। एक यात्रा। मुझे अतीत के सपने आते रहते थे, जब मैं अभी भी जादू से पैदा हुआ था। इफ्रिट की इच्छा को रोकना मुश्किल होता जा रहा था। शायद मैं अपने प्राकृतिक जीवन के अंत के करीब पहुंच रहा था। मुझे पता था कि मेरा मैजिक रेजिस्टेंस का मास्क अभी भी पहले की तरह काम कर रहा था, इसलिए वजह साफ थी। जब मुझे ये एहसास हुआ तो मैंने सोचा कि जितनी जल्दी हो सके शहर छोड़ देना ही बेहतर होगा। मुझे नहीं पता था कि इफ्रिट कब कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी मौत का इफ्रिट पर क्या असर होगा। साथ ही मैं अपने डेमन लॉर्ड से बदला लेना चाहता था। बस एक बार मैं उससे अपनी बात कहना चाहता था। तो मैंने अपनी यात्रा पर निकलने का फैसला किया। जब मैंने यूकी को अपने प्लान्स के बारे में बताया तो उसने चुपचाप सिर हिला दिया और उनके बारे में कुछ नहीं कहा। उम्मीद है कि वो मेरी इस आखिरी स्वार्थी हरकत को माफ कर देगा। शायद, मैंने सोचा, हीरो को भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा। मैं ब्लूमंट पहुंचा। हैंस अब रिटायर हो चुके थे क्योंकि उनके बेटे फ्यूज ने उनकी जगह गिल्ड मास्टर का रोल ले लिया था। हम मिले और पुराने दिनों के बारे में थोड़ी बातचीत की। उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, जिससे मुझे खुशी हुई। खास बात यह है कि उन्होंने बताया कि वेल्डोरा गायब हो गया है। गिल्ड इसकी वजह जानने के लिए जोर शोर से जांच कर रहा है। मुझे ज्यादा डिटेल्स नहीं पता, हैंस ने मुझे हंसते हुए बताया, लेकिन मैं देख सकता हूं कि ये मेरे बेटे को परेशान कर रहा है।
उसने मुझ पर जरूर बहुत भरोसा किया होगा, तभी वो इस तरह उसके बारे में बात कर रहा था। मैं कई मॉन्स्टर हंटिंग ऑपरेशंस पर उसके साथ गया था और मुझे याद है कि उसने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया था। अब वो फ्रंट लाइन से बाहर आ गया था और अपने पिता के मैनेजरियल नक्शे कदमों पर चल रहा था। उसने जरूर हेन्स की सारी नेचुरल टैलेंट विरासत में पाई होगी। धन्यवाद, मैंने कहा। आप मेरे प्रति बहुत दयालु रहे हैं। मुझे उनके रास्ते में नहीं आना चाहिए। अपने विनम्र जवाब के बाद मैं खड़ा हो गया। क्या वेल्डोरा का गायब होना हमारे लिए कोई दैवीय संदेश था? जो भी हो, मैं जंगल की ओर जा रहा था। तुम भी सुरक्षित रहना शिजू। मुझे लगता है कल यहाँ से एक एक्सपीडिशन निकल रहा है, उसने लगभग खुद से ही बुदबुदाया। अगर तुम जंगल जा रही हो तो तुम भी कुछ समय के लिए उनके साथ शामिल हो सकती हो। उसने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। वो हमेशा से एक अजीब आदमी था और इसी तरह वो दया दिखाना पसंद करता था। आह हेन्स, मुझे तुमसे इससे कम की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। तुम पर मेरा कोई एहसान नहीं है शिजू, और अभी आखिरी समय के बारे में बात मत करो। मैं तुम्हें कभी फिर से देखना चाहूंगा। मुझे उसके शब्दों में गर्माहट महसूस हुई। ठीक है, मैं वापस आऊंगा। क्या मेरा शरीर हार मानने के बाद इफ्रिट आज़ाद हो जाएगा या वो भी मेरे साथ टूटकर बिखर जाएगा? जब तक ऐसा नहीं होता मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि क्या होगा। इसीलिए मैं निकला था और इसीलिए मैं अपनी आग निकालने में हिचकिचा रहा था। हम खुशकिस्मत थे कि एक गुजरते हुए गश्ती दल ने हमें बचा लिया, जिससे हम आगे की किसी भी परेशानी से बच गए। लेकिन ये गश्ती दल उन सबसे अजीब चीज़ों में से एक था जो मैंने कभी देखी थी। राक्षसों द्वारा बचाया जाना, मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये हॉबगॉब्लिन थे जो जादुई भेड़ियों पर सवार थे। अगर वे इंसानी भाषा के कुछ टूटे-फूटे शब्द समझते तो एक बात होती, लेकिन ये बुद्धिमान जीव थे और उन्होंने एक ऐसी प्रजाति को पालतू बनाया था जो साफ तौर पर एक ऊंचे लेवल का राक्षस था। मैंने सोचा, ये बिल्कुल उसी तरह की संदिग्ध घटना थी जिसकी जांच के लिए इस एडवेंचर करने वाली तिकड़ी को भेजा गया था। इस बीच मेरा ठिकाना दानव राजा लियोन का महल था। उसका इलाका जंगल की ठीक आगे की जमीन पर था। मुझे उसी पल उनकी पार्टी से विदा ले लेनी चाहिए थी, लेकिन मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि मैं बस इन एडवेंचर करने वालों के साथ ये देखना चाहता था कि इन राक्षसों ने अपने लिए किस तरह का घर बनाया है। ये सच में एक अजीब जगह थी, ये शहर जहां हमारे बचाने वाले रहते थे। ये कोई नम गुफा या बदबूदार गंदी मांद नहीं थी। इसे बताने का एकमात्र तरीका शहर ही था। मुझे जो झटका लगा वो मेरी समझ से परे था। ये कोई घटिया आश्रय नहीं था, पहाड़ में कोई शानदार छेद नहीं था। ये एक सही शहर था जिसे उन्होंने खुद खरोच से बनाया था। मुझे शायद ये भी जोड़ना चाहिए कि ये अभी बन रहा था। इसका सर्वे किया गया था और लेआउट बनाया गया था और हर सेक्शन में बिल्डिंग मटेरियल रखा गया था जो घरों में बदलने के लिए तैयार था। अभी तक कोई इमारत नहीं थी। राक्षस अभी भी टेंटों की साफ सुथरी कतारों में रह रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना काम अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित करके शुरू किया था। मैंने इस ग्रह पर ऐसा कुछ कभी नहीं सुना था। ये एक अजीब बस्ती थी, लेकिन ये ऊर्जा से भरपूर थी। निवासी राक्षस होने के बावजूद सच में इस पर काम करने का आनंद लेते दिख रहे थे। उनमें से ज्यादातर हॉबगॉब्लिन थे, लेकिन ऐसा लगता था कि वे अपनी जमीन काले डरावने भेड़ियों के साथ शेयर करते थे। उन भेड़ियों से थोड़ा अलग, जिन्हें मैं जानता था, और मुझे नहीं लगता था कि ये मेरी कल्पना थी। हॉबगॉब्लिन के लीडर ने मुझसे बहुत फ्लुएंटली बात की। मुझे लगा कि वो उनमें से सबसे इंटेलिजेंट था। उसने हमारे लिए खाना भी बनाया। हैरानी की बात यह है कि वो असल में लीडर था ही नहीं। इसके बजाय उसके साथ एक स्लाइम था जो अपने ऊंचे सिंहासन पर लेटा हुआ था, ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे वो दुनिया का राजा हो। शायद ये कहना अजीब लगे कि कोई स्लाइम किसी चीज पर लेट सकता है, लेकिन सच में उससे यही फीलिंग आ रही थी। ये स्लाइम सबसे अजीब चीज थी, क्योंकि असल में वही इन सभी मॉन्स्टर्स का लीडर था। ये बहुत मजेदार था। जब वो बोला तो मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मैं बुरा स्लाइम नहीं हूं, उसने खुद को ऐसे ही डिस्क्राइब किया, बिल्कुल यूकी के वीडियो गेम की तरह। मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये कोई इत्तेफाक था। फिर भी इस स्लाइम ने जो जगह बनाई थी उसमें कुछ आकर्षक था। उस अजीब क्रीचर ने किसी तरह मुझे अपने होम टाउन की यादें दिला दी। मेरा दिल भर आया। अब मुझे खुशी थी कि मैंने अपने तय रास्ते से हटने का फैसला किया था। मुझे लगा कि ये मुलाकात किस्मत का खेल था, और फिर भी जो घंटे हमने मजे करते हुए बिताए वो अचानक रुक गए। मेरी जिंदगी खत्म होने वाली थी। मुझे अभी अपनी मंजिल तक पहुंचना था, अपना गोल पूरा करना था।
लेकिन ये आ गया। इफ्रिट इस मर्द का इंतजार कर रहा था। मैं महसूस कर सकता था कि उसकी मर्जी मुझ पर हावी हो रही है। ये हो रहा है, मैं ये सब भी बर्बाद करने वाला हूँ। काश आखिरी बार मैं बस। टाइटन सामने आया, मेरी बेवकूफ़ी पर लगभग हंस रहा था। मेरी चेतना खत्म हो गई। मैं उसे देखने गया कि वो कैसी है। उसके पास ज्यादा समय नहीं था। असल में शायद उसे कभी होश ना आए। फिर भी मैं आखिर तक उसकी देखभाल करना चाहता था, इस दूसरे दुनिया के इंसान की। जख्मी एडवेंचरर्स सब ठीक हो गए, शुक्र है। लगातार शिकायत कर रहे थे कि आधे जलने के बदले में मिलने वाले पैसे काफ़ी नहीं होंगे। अरे ये क्या है, एलेन ने कहा। मुझे कोई जलने के निशान या कुछ भी नहीं दिख रहे, जैसे मेरी स्किन बच्चे की तरह सॉफ्ट और चमकदार है। धत तेरी की, मुझे भी नहीं लगा था कि मैं 1 हफ्ते या उससे ज्यादा समय तक हिल भी पाऊंगा। हाँ, मुझे भी हैरानी हुई। उसके पास क्या जबरदस्त दवा थी। वो सही थे, उस दवा ने उन सबको एकदम ठीक कर दिया था। लेकिन तुम्हें पता है, इसका मतलब है कि वो हमारी खतरे वाली ड्यूटी के लिए ज्यादा पैसे की रिक्वेस्ट ठुकरा देंगे, है ना? एलेन ने कहा। हाँ, कोई हम पर विश्वास नहीं करेगा, कबाल ने जवाब दिया। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। फिर भी हमेशा के लिए बिस्तर पर पड़े रहने से तो बेहतर है, गिडो ने कमेंट किया। इस तिकड़ी को अपनी अपनी स्वार्थी बातों पर एक दूसरे से झगड़ना शुरू करने में ज्यादा समय नहीं लगता था। मुझे हैरानी होती थी कि क्या वो कभी अपने अलावा किसी और के बारे में सोचते भी थे। कम से कम उन्हें मॉन्स्टर से कोई दिक्कत नहीं थी। तुम्हें पता है, मैंने सुझाया, जब हालात थोड़े शांत हो जाएंगे तो शायद मैं तुम्हारा शहर घूमने आ सकता हूँ। ओह, अगर ऐसा है तो मैं गिल्ड मास्टर के लिए तुम्हारे लिए एक मैसेज दे सकता हूँ। बस यही तो मुझे सुनना था। कबाल ने मेरा दिन बना दिया। मैं हंसा। मैं एडवेंचरस से काफ़ी इम्प्रेस्ड था। हालांकि मेरे पास किसी तरह के आईडी पेपर्स नहीं थे और मुझे ये भी नहीं पता था कि वे मॉन्स्टर्स को रजिस्ट्री में शामिल होने देंगे या नहीं, लेकिन ये मज़ेदार हो सकता था। इसीलिए कबाल ने मुझसे वादा किया कि मैं बस रिमुरू नाम कह सकता हूँ और गिल्ड मास्टर को इसके बारे में जल्द ही पता चल जाएगा। अच्छा आदमी। मैं इतने अच्छे मूड में था कि मैंने उन्हें विदाई तोहफा देने का फैसला किया। कुछ इक्विपमेंट जो बॉने भाइयों ने अभी अभी बनाए थे। वे सब टेस्ट मॉडल थे जो उन्होंने खुद इकट्ठा किए गए मटेरियल से बनाए थे, लेकिन क्वालिटी अच्छी थी। स्पाइडर रोब, शुद्ध सफ़ेद रंग का एक रोब जो मकड़ी के रेशम से बुना हुआ था। स्केल मेल, छिपकली के खोल से बना भारी आवरण, देखने में जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा हल्का। हार्ड लेदर आर्मर, स्थानीय मॉन्स्टर्स की खाल से बना। इसमें जादुई रेजिस्टेंस शामिल है। मैंने कुछ खाना और 10 रिकवरी पोशन भी साथ में दे दिए। ओह, इस रोब को देखो, ये कितना हल्का है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये कितना मजबूत है और सुंदर भी। वाह, मुझे हमेशा से असली स्केल मेल चाहिए था। ये, एक सेकंड रुको, क्या ये मास्टर गाम ने बनाया है? ये मेरे लिए एक परिवार का खजाना जैसा होगा। हाँ, क्या तुम्हें यकीन है कि हम इन्हें रख सकते हैं? ये मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। मेरा मतलब है असली डायरवुल्फ पर। कुछ देर के लिए ये एक छोटा सा जश्न था, लेकिन मेरा मतलब है आग ने उनके सारे इक्विपमेंट जला दिए थे और मुझे शक था कि उनकी सैलरी से वे इतनी आसानी से सब कुछ बदल पाएंगे। ये पूरी तरह से मेरी गलती नहीं थी, लेकिन मुझे उनके लिए थोड़ी सहानुभूति महसूस हुई। सभी इक्विपमेंट प्रोटोटाइप थे जो बोनो ने बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने से पहले बनाए थे, लेकिन वे काफी अच्छे थे। इसके अलावा देखो वे कितने खुश हैं। मुझे यकीन था कि वे मेरा नाम आगे बताना याद रखेंगे। वे बाकी लोगों की तरह मुझे बॉस कह रहे थे। उन तीनों को शिजू के साथ जो हुआ उसके बारे में कुछ चिंताएं थीं, लेकिन इतनी नहीं कि वे 3 दिन आराम करने के बाद फिर से न निकल जाएं। उन्हें एक रिपोर्ट फाइल करनी थी और एक डेडलाइन भी थी। सच कहूं तो एक ऐसी औरत के बारे में चिंता करने के लिए 3 दिन बहुत ज्यादा थे, जो असल में बिना बुलाए उनके ट्रैवलिंग ग्रुप में घुस गई थी। फिर भी मैंने उन सबको वादा किया कि मैं उसका ख्याल रखूंगा और ये उनके मन को शांत करने के लिए काफी था। 1 हफ्ते बाद शिजू फिर से जाग गई। क्या ये? ओह, मैं माफी चाहती हूँ। बदलाव के बावजूद उसे अपनी सारी यादें याद थीं। मैं सपना देख रही थी बीते हुए कल के बारे में, जिस शहर में मैं रहती थी, एक ऐसी जगह जहां मैं कभी वापस नहीं जा सकती। जापान? बताओ स्लाइम, तुम्हारा नाम क्या है? शायद उसकी अचानक बुढ़ापे का असर उसकी यादाश्त पर पड़ रहा था। मुझे पता था कि मैंने उसके सामने अपना परिचय दिया था। रिमुरू मैडम, मैंने जवाब दिया। शिजू ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कुछ सोच रही हो। क्या तुम मुझे अपना असली नाम बता सकते हो? उसने कहा। उसे शुरू से ही पता रहा होगा। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया। मैंने कहा, वैसे भी तुम ज्यादा समय तक इस दुनिया में नहीं रहोगी। मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये सतरू मिकामी है।
मेरा असली नाम, एक ऐसा नाम जिसे मैंने सोचा था कि मैं फिर कभी नहीं इस्तेमाल करूंगा। आह, तुम मेरी जगह के हो। मुझे लगा था कि तुम हो सकते हो। मुझे तुमसे ये महसूस हुआ। वे एक पल के लिए चुप रही। मैंने अपने स्टूडेंट से भी सुना था, शहर अब बहुत बेहतर है, ज्यादा सुंदर। पिछली बार जब मैं वहां थी तो मेरे चारों ओर सिर्फ आग ही आग थी। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। मैंने ठीक वैसा ही करने के लिए थॉट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया। ऐसे समय में ये काफी काम की चीज है। मुझे ये पसंद आया। आह, ये नजारा देखकर शिजू की आंखों में आंसू आ गए। सुनो स्लाइम, या मुझे कहना चाहिए सतुरु, मुझे लगता है मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। क्या तुम उसे सुनोगे? किस तरह की रिक्वेस्ट? मुझे यकीन था कि कुछ भी करने लायक नहीं होगा, लेकिन मैंने उससे वादा किया था कि मैं आखिर तक उसकी देखभाल करूंगा। उसे सुने जाने का हक था। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे खा लो। इस बूढ़ी औरत ने अभी क्या कहा? तुमने वो श्राप खा लिया जो मुझ पर डाला गया था, है ना? मुझे बहुत खुशी है कि उससे छुटकारा मिल गया। काश मुझे मौका मिलता। मुझे शक है कि मैं ऐसा कभी कर पाती, लेकिन काश मुझे उस इंसान का सामना करने का मौका मिलता जिसने मुझ पर यह श्राप डाला था, एक और बार। तो मेरी तुमसे बस एक गुजारिश है, क्या तुम मुझे अपने अंदर सोने दोगे? उसकी आंखों में कुछ ऐसा था, वो पक्का इरादा जिसे वो छोड़ नहीं सकती थी। उसने मुझे अपनी ओर खींच लिया। ये बहुत अजीब, बहुत क्रूर लग रहा था। मुझे तुम्हें बताना है, मुझे इस दुनिया से नफरत के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इससे नफरत नहीं कर पाई। ये वैसा ही है जैसा मैं उस आदमी के बारे में सोचती हूँ। शायद जब मैं अपने आसपास देखती हूँ तो मैं उसके बारे में सोचे बिना नहीं रह पाती। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ जमीन में दफनाया ना जाए। तो प्लीज, मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे खा लोगे। वेल, ये तो काफी आसान है। उसकी गुजारिश पूरी करने से मैं बंद जाऊंगा, इसमें कोई शक नहीं, और मुझे अपना श्राप मिल जाएगा। मुझे उसकी निराशा और नफरत को अपने ऊपर लेने का बोझ उठाना पड़ेगा। लेकिन क्या इस पर हिचकिचाने की कोई जरूरत थी? अगर मैं चाहती थी कि वो देखे शांति से भरी आत्मा के साथ दूसरी दुनिया में जाना, जवाब साफ था। ठीक है, मैं तुम्हारी भावनाओं को खुशी खुशी अपनाऊंगा। और उस आदमी का नाम क्या था जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई? सवाल सुनकर शिजू ने अपनी आंखें खोली, अपने जले हुए चेहरे को सिकोड़ा और कुछ और आंसू बहाए। लियोन क्रॉमवेल, उसने कहा, सबसे ताकतवर डीमन लॉर्ड्स में से एक। उसने मेरी तरफ विनती भरी नजरों से देखा। मैं वादा करता हूँ, मैंने ऐलान किया, अपने नाम सतोरू मेकामी या रिमुरु केम्पिस्ट या जो भी तुम्हारे लिए सबसे अच्छा हो, मैं वादा करता हूँ कि मैं लियोन क्रॉमवेल को वो सब महसूस करवाऊंगा जो तुम उसके बारे में महसूस करती हो। मैं उसे हर पल का पछतावा करवाऊंगा। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया, और फिर उसने अपनी आंख से बंद कर ली। सोते समय उसकी सांसें धीमी हो गईं। क्या यूनिक स्किल प्रेडेटर का इस्तेमाल करें? हाँ, नहीं? उम्मीद है कि तुम्हें मेरे अंदर कुछ शांति मिलेगी। हाँ, मैंने मन ही मन सोचा, एक तरह से उसके लिए प्रार्थना करते हुए, एक उम्मीद कि उसके अंदर के सपने हमेशा खुश रहें, बिना किसी अचानक जागने के। टैप 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 टैप। उसने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर जवानी की मासूमियत थी। उसके चेहरे पर राहत फैल गई और एक मुस्कान आ गई। अच्छा, तुम यहाँ हो। मुझे फिर से इस तरह अकेला मत छोड़ना, ठीक है? लेकिन उस आकृति ने अपना सिर हिलाया और दूर किसी चीज की ओर इशारा किया। लड़की उसकी ओर मुड़ी। उसका चेहरा अचानक शक भरी उदासी से घिर गया। वहां उसने पाया माँ। खुशी की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई और वो अपनी माँ की ओर भागी। उस आकृति ने उसे कुछ देर भागते हुए देखा, फिर गायब हो गई, जैसे कि उस जगह पर कभी कुछ था ही नहीं। शायद ये सिर्फ लड़की की यादों से बनाया गया एक भ्रम था। इस तरह लड़की अपनी माँ से फिर से मिल गई। ये एक बहुत लंबी यात्रा का अंत था। अंतिम अध्याय, विरासत में मिला रूप। शिजू अब चली गई थी, चली गई मुझे हासिल करने के लिए एक आखिरी लक्ष्य देकर। अब तक मैंने ज्यादातर चीजों को वैसे ही लिया था जैसे वे आईं, खुद को बचाने के लिए लड़ रहा था। लेकिन अब मेरे पास इस डीमन लॉर्ड आदमी के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करने की प्रेरणा थी। ये एक ऐसी नौकरी थी जिसे मैंने खुशी खुशी मान लिया था, लेकिन ये एक वादा भी था, और मैं एक ऐसा आदमी हूं जो अपने वादे निभाता है। इसके अलावा मैं खाली हाथ नहीं था। उसने मुझे कुछ नई काबिलियतें दी, खास स्किल डेविएंट और एक्स्ट्रा स्किल कंट्रोल फ्लेम। ओह हाँ, मैंने इफ्रिट को भी खाया था, है ना? वो मेरे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं था, लेकिन पता चला कि वो एक मुश्किल कैरेक्टर था, असल में ए से भी ऊपर रेटेड। पक्का कोई सांप या भेड़िया उसे संभाल नहीं सकता था, ये देखकर कि उनके किसी भी हमले से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ए से ऊपर जाने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, और अब मैं समझ गया था कि क्यों। मेरे काबिलियतों पर अभी भी बहुत रिसर्च करनी बाकी थी,
लेकिन उससे पहले मुझे एक और भी ज़रूरी चीज़ चेक करनी थी। सही कहा, एक असली इंसान में बदलना। मैं उस नए टेंट के अंदर गया जो हॉबगॉब्स ने मेरे लिए तंगा था, ये पक्का करते हुए कि दरवाज़ा बंद करने से पहले सभी आने वालों को वापस भेज दिया जाए। हे, हा हा हा, हा 3 लेवल की हंसी और फिर ट्रांसफॉर्म। इसके साथ कोई कूल साउंड इफेक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने खुद पर मिमिक ह्यूमन का इस्तेमाल किया। लेकिन अरे, ये आम काला धुआं नहीं था जिसकी मुझे उम्मीद थी। ये क्या बकवास है, मैंने सोचा जब मुझे एहसास हुआ कि मेरा देखने का दायरा आमतौर से थोड़ा ही ऊंचा था। मेरे हाथ पैर आ गए थे और मेरा आम हल्का नीला रंग स्किन टोन में बदल गया था। मुझे पक्का नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन किसी चीज़ ने मुझे बताया कि ये वैसा नहीं था जैसा मैंने प्लान किया था। मेरे पास शीशा नहीं था, जो एक दिक्कत थी, लेकिन मैं इसे मानना नहीं चाहता था। लेकिन असल में मैं इस रूप से वाकिफ था। ये बहुत पहले की बात है, शायद 30 साल पहले की। जब मैं अभी भी प्राइमरी स्कूल में इधर उधर घूमता था, तब दुनिया मुझे ऐसी दिखती थी। एक सेकंड रुको, मैं पहले इतना एक्साइटेड था कि ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक बड़ा फर्क था, वो नहीं था। मेरा नया मर्दानगी जिसे मैं नीचे देखने की उम्मीद कर रहा था, वो नहीं था। ये क्या बकवास है। मैंने अपने क्रॉच को फिर से ध्यान से देखा तो अंदर से कांप गया। इससे सबसे बुरी बात कंफर्म हो गई, वो एक काल्पनिक बच्चे के बॉटम की तरह चिकना था। पीछे मुड़कर सोचने पर यह ऐसी चीज़ थी जिसे मैंने दूसरे मॉन्स्टर टाइप में बदलते समय चेक करने की जहमत नहीं की थी, लेकिन मुझे लगा कि ये समझ में आता है। अगर मुझे अपने शरीर से वेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं थी तो मुझे संबंधित अंगों की क्या ज़रूरत थी। और अगर मुझे बच्चे पैदा करने नहीं थे, मैं अभी भी इस बारे में पक्का नहीं था, लेकिन अगर मुझे नहीं थे तो जननांगों की ज़रूरत ही क्यों। अब मैं बस ऐसा ही था, बस। ये अजीब तरह से यकीन दिलाने वाला था, भले ही इसने मुझे गहरे दुख में डाल दिया हो। अचानक मुझे अपने सिर के ऊपरी हिस्से को छूने की इच्छा हुई। मुझे वहाँ मुलायम भाल महसूस हुए। इससे मुझे राहत की सांस मिली। कम से कम मैं किसी स्पेस एलियन जैसा तो नहीं था। ये एक कदम आगे है। और अगर इसके बारे में सोचूं तो मैं भेड़िए के रूप में एक विशाल फर का गोला था। मैं ये भी सोचना नहीं चाहता कि बिना बालों के वो कैसा दिखेगा। नहीं, ये एक खतरनाक सोच है। सच में मुझे लगा था कि मैं इससे ज्यादा शांत रहूंगा। मैं खुद को इतना पैनिक होने क्यों दे रहा था। मुझे बस वहाँ जो हुआ उसके बारे में सच्चाई मान लेनी चाहिए थी। इसे पचाना मुश्किल था, लेकिन कम से कम अब मैं स्लाइम नहीं था। काश मैं अपने पूरे शरीर को चेक कर पाता, मैंने सोचा। इफ्रिट से मिली रेप्लिकेशन स्किल का क्या? ये एक अच्छा आइडिया लगा। शाबाश। मुझे नहीं पता था कि ये काम करेगा या नहीं, लेकिन कोशिश करने में क्या बुराई थी। मेरे शरीर से काला धुआं निकला और मेरे सामने एक इंसान की आकृति बन गई। ऐसा लगा कि आखिरकार ये सफल हो गया। ये पल भर में पूरा हो गया और फिर सामने आया। अरे बकवास, बुरी खबर। सबसे पहले मेरा रूप। बाल सिल्वरी ग्रे थे जिसमें हल्का नीला रंग था, और इसके ऊपर बड़ी बड़ी आंखें और एक आकर्षक जवान लड़का जैसा। जननांगों की कमी ने इसे काफी हद तक बेकार बना दिया था, लेकिन दिखने में मैं लड़के से ज्यादा लड़की जैसी लग रही थी। ये शायद शिजू की वजह से था। ऐसी कोई भी विशेषता नहीं थी जिसे मैं अपनी कह सकूं, लेकिन ये शिजू के जीन्स का पूरी तरह से कॉपी नहीं था। बालों का रंग एक बात थी, लेकिन सुनहरी आंखें बिल्कुल अलग थीं। वेल्डोरा की भी सुनहरी आंखें थीं, जो शायद ऊंचे लेवल के मॉन्स्टर्स में एक आम बात थी। और रुको, क्या रंगा की आंखें भी खून जैसे लाल से सुनहरी नहीं हो गई थी? हालांकि वे उसके एक्साइटमेंट लेवल के हिसाब से भी बदलती थीं, फिर भी शायद वे मेरे नाम देने की वजह से बदली। किसी भी तरह इस रूप में कुछ भी मेरा नहीं था। इस दुनिया में एकमात्र चीज जो सच में मेरी थी वो मेरी आत्मा थी, ऐसा लगा। ये ज्यादातर शिजू थी, और यार वो जरूर एक प्यारी लड़की रही होगी। मेरी त्वचा भी बहुत चिकनी थी, मेरे स्लाइम रूप की तरह रबर जैसे उछाल वाली नहीं थी। तो ये प्यारी लड़की मेरे सामने बिल्कुल नंगी खड़ी थी। ऐसा नहीं था कि छिपाने लायक कुछ था, लेकिन फिर भी इससे कुछ नैतिक समस्याएं पैदा हो रही थीं। अगर यहाँ पुलिस होती, जो कि नहीं थी, तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाती। लेकिन वो चेहरा प्यारा था। मुझे शिजू की तारीफ करनी पड़ेगी। उसे बहुत सारे तोहफे मिले थे। जब मैं जवान थी तब मैं भी बहुत बदसूरत नहीं थी, लेकिन कोई भी मुझे कभी सुंदर नहीं कहता, चाहे मैं अपनी यादों को कितना भी बढ़ा चढ़ा कर बताऊं। मुझे सच में उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, मैंने खुद से सोचा, जब मैंने अपने शरीर पर एक कंबल लपेटा और अपनी हमशक्ल को भी एक कंबल दिया। अब मुझे सच में कुछ कपड़ों का इंतजाम करना था। ठीक है, वापस मुख्य मुद्दे पर आते हैं। असली वजह जिसकी वजह से मैंने पहले सोचा, ओह बकवास। ये सब इस इंसान के रूप की क्षमताओं पर निर्भर था।
एक बात जिस पर मैंने अपनी इस कॉपी को बनाने से पहले ध्यान नहीं दिया था वो ये थी कि मेरी बेहतर सोचने की प्रक्रिया मुझे अपनी कॉपी के साथ एक पूरा रियल टाइम लिंक देती थी। ये और मैं दोनों एक तरह से मैं थे, हमारे बीच कोई खास अंतर नहीं था। अगर कुछ था भी तो इफ़रित की रेप्लिकेशन स्किल्स मेरी स्किल्स के सामने कुछ भी नहीं थीं। उसकी कॉपी साफ तौर पर नकल थी, लेकिन मेरी बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, लगभग बिल्कुल नहीं। एक बड़ा अंतर मेरी कॉपी की मैजिक्यूल्स की क्षमता थी। इसमें केवल वही था जो मैंने इसे बनाते समय इसमें डाला था। हालांकि अगर मैं चाहती तो इसमें और इंस्टॉल कर सकती थी। मेरे पास काम करने के लिए काफ़ी जादू था, इसलिए इस्तेमाल के हिसाब से मैं शायद इसके साथ बहुत कुछ कर सकती थी। दूसरी समस्या ये थी कि जहां इफ़रित बिना किसी परेशानी के 10 या उससे ज़्यादा कॉपी बना सकता था, वहीं मेरी रेप्लिकेशन स्किल्स इतनी जटिल और डिटेल वाली थीं कि एक सिंगल कॉपी ही सबसे अच्छी थी जो मैं बना सकती थी। फिर भी मैं अपनी एक ऐसी कॉपी बना सकती थी जिसमें हमले और बचाव की सभी क्षमताएं हों। कोई भी दुश्मन जो इस स्किल का सामना करेगा उसे लगेगा कि मैं धोखा दे रही हूँ। तीसरा और आखिरी बकवास कारण, जिस तरह से ये रूप लेना मुझे इतना आसान और स्वाभाविक लगा, ये कुछ ऐसा था जो मैंने तब देखा जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे शरीर के चारों ओर कोई काला कोहरा नहीं था। उदाहरण के लिए मेरा काला भेड़िया रूप। मैंने निश्चित रूप से इस रूप को बनाने के लिए कोहरे का इस्तेमाल किया था, हालांकि इसके नतीजे मेरे स्लाइम रूप की तुलना में कमज़ोर थे। बिना अंगों वाले रूप में सीमित मूवमेंट के कारण इसे नोटिस करना मुश्किल था, लेकिन स्लाइम के सेल्स बहुत पावरफुल थे। हर एक सेल मसल सेल, ब्रेन सेल या नर्व सेल का काम कर सकता था। देखा आपने इससे क्या स्ट्रीमलाइनिंग इफेक्ट होता है? आंखों से चीज़ों को देखना, जानकारी को नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना, उसे दिमाग तक लाना, मैं ये सब स्किप कर सकता था। सेज के अपग्रेडिंग इफेक्ट के बिना भी मेरी रिएक्शन स्पीड आम इंसान से कहीं ज़्यादा थी। हालांकि काले धुंध के साथ ट्रांसफॉर्म होने से कुछ सोचने और उसके रिएक्शन में अपने शरीर को हिलाने के बीच थोड़ा टाइम लैग होता था। मुझे लगा कि यही वजह थी कि ये रेप्लिकेशन असली चीज़ के मुकाबले कमज़ोर था। और इस धुंध मुक्त इंसान वाले ट्रांसफॉर्मेशन का क्या? आपने सही अंदाज़ा लगाया। इसकी रिएक्शन स्पीड बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मेरी रेगुलर स्लाइम फॉर्म की थी। कोई हैरानी नहीं कि ये इतना नेचुरल लग रहा था। अंगों के होने से मेरी मोबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई थी। यहाँ तक कि बच्चे के रूप में भी स्लाइम के मुकाबले घूमना फिरना बहुत आसान था, हालांकि इससे मैं जल्दी थक जाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि काले धुंध का इस्तेमाल न करने का मतलब था कि इंसान बनने में मेरा ज़ीरो मैजिक खर्च होता था। कितनी सुविधाजनक बात है। मुझे लगा कि मैं अपनी ज़्यादातर भविष्य की एक्टिविटीज़ के लिए यही रूप अपनाऊंगा। अब कुछ और ट्राई करने का समय था। मैंने अपनी रेप्लिका को एक ऑर्डर दिया और ये पूरी तरह से स्मूथ प्रोसेस था, बिल्कुल अपने शरीर को हिलाने जैसा। उसके चारों ओर काला धुंध फैल गया और कॉपी मैच्योर होने लगी। एक पतली काया, लंबे लहराते हुए ग्रे बाल और एक एंड्रोजेनस तरह का लुक, एकदम सही। फिर मैं इस आकृति को और ज़्यादा फेमिनिन या मैस्कुलिन दिखाने के लिए ढाल सकता था, पूरी तरह से माचो या मोटा या अपने ज़िंदगी के प्राइम में या बुजुर्ग। जैसा कि मैंने जल्द ही पता लगाया, मैं हर तरह की आकृतियों में बदल सकता था। जो चीज़ें मेरे पास नहीं थीं उनके लिए मैजिक का इस्तेमाल करके, बिल्कुल मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन जैसा। ये इंसान के रूप में मुझे और ज़्यादा ताकत देने का एक अच्छा तरीका हो सकता था। इससे मेरे रिएक्शन टाइम पर असर पड़ता था, लेकिन मैं जितना बड़ा होता उतना ही पावरफुल बनता। मैं जानता था कि स्पीड किसी भी लड़ाई का सबसे ज़रूरी एलिमेंट है, लेकिन एक अच्छा बैलेंस बनाना कुछ ऐसा था जिसके साथ मैं आने वाले दिनों में एक्सपेरिमेंट कर सकता था। और इस तरह साटोरू मिकामी, एक आम अधेड़ उम्र का आदमी जो एक बिल्कुल सामान्य जिंदगी जी रहा था, ने अपने स्लाइम के रूप में अपने अप्रत्याशित पुनर्जन्म का आनंद लिया। एक खास औरत का रूप और भावनाएं पाने के बाद उसे अपनी नई जिंदगी में एक मिशन भी मिला, और जल्द ही ये रिमूरू नाम का अकेला स्लाइम इस दुनिया के सबसे तूफानी समय में से कुछ अहम भूमिका निभाएगा। साइड स्टोरी: गोबटा का बड़ा एडवेंचर। ये उस समय की कहानी है जब गोबटा झुंड में सिर्फ एक और गॉब्लिन था। आसमान में नीला रंग फैला हुआ था, हवा में एक ताज़ा हवा बह रही थी, और इंसान हमेशा की तरह उसका पीछा कर रहे थे। आज भी हमेशा की तरह जिंदा दिल गोबटा का पीछा किया जा रहा था। रुक जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ स्पीड ही है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खेतों को फिर से बर्बाद करने की? इस बार मैं तुम्हें मार डालूंगा। गुस्से से लाल आंखों वाले इंसान गोबटा के करीब आ रहे थे, तो वो पूरी स्पीड से भागा। अगर वो पकड़ा जाता तो शायद उसके लिए बुरा होता।
वो सिर्फ इसकी कल्पना कर सकता था, क्योंकि वो अभी तक पकड़ा नहीं गया था, लेकिन उसके दोस्तों में से कोई भी ऐसी मुठभेड़ से जिंदा वापस नहीं आया था, इसलिए गोबटा सिर्फ भयानक नतीजों के बारे में ही सोच सकता था। बेशक वो खेतों और बागीचों से दूर रह सकता था, लेकिन गॉब्लिन और दूसरे गॉब्लिन खेती के कॉन्सेप्ट को ठीक से नहीं समझते थे। उन्हें बस एक खुला मैदान दिखता था जिसमें बहुत सारे फल और सब्जियां उग रही थीं। ये इंसानों का इलाका था और उन्हें अनुभव से पता था कि पकड़े जाने पर उनका पीछा किया जाएगा, लेकिन कोई भी चीज उनकी भूख को कम नहीं कर सकती थी। इसलिए गोबटा लोकल जीवों द्वारा जमीन पर बनाए गए एक पतले रास्ते से भाग निकला और पूरे रास्ते एक खरबूजे का मीठा गूदा चबाता रहा। रास्ता मुश्किल से दिखाई दे रहा था, ऐसी चीज जिस पर सिर्फ एक छोटा गॉब्लिन ही सफलतापूर्वक चल सकता था। बड़े इंसानों के लिए वहां कोई रास्ता नहीं था जो सिर्फ दूर से रुककर उस पर गालियां फेंक सकते थे। उसने अपनी अच्छी सोच पर राहत की सांस ली। भागने का रास्ता ढूंढना एक बेसिक चाल है ना, उसने सोचा। गांव वापस पहुंचने पर गोबटा ने देखा कि कुछ बूढ़े गॉब्लिन बड़े बुजुर्ग इकट्ठे होकर कुछ बात कर रहे थे। उनके साथ कुछ कोबोल्ड व्यापारी भी थे जो शहर में थे। जैसा कि मैंने तुमसे कहा, ये हमारे लिए इतने कीमती हैं कि हम इन्हें कहीं और ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये जादुई सामान बेकार चला जाएगा? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इनके लिए कुछ भी ऑफर नहीं कर सकते? अगर ये थोड़ी छोटे होते तो हम इन्हें खुद इस्तेमाल कर पाते, लेकिन मैं समझ गया। सच में ये हमारे लिए भी संभालने के लिए बहुत बड़े हैं। गुजरते हुए उनकी बातें सुनकर गोबटा ने सोचा कि वो कोबोल्ड्स को कुछ जादुई चीजें बेचने की कोशिश कर रहे थे। छोटी तलवारों और डैगर्स को छोड़कर इंसानों का सामान गॉब्लिन के लिए बहुत बड़ा था। कवच भी सवाल से बाहर था। सख्त चमड़े जैसी चीजों से बने कपड़ों को अलग करके टुकड़ों में इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन धातु के टुकड़े बहुत ज्यादा मुश्किल थे। किसी भी गॉब्लिन को इस तरह का ज्ञान नहीं था। जादुई चीजें एक बड़ी अनजानी चीज थीं। उन्हें छूने से भी उन्हें डर था कि वो टूट जाएंगी और बेकार हो जाएंगी। अगर कोबोल्स भी उन्हें नहीं चाहते थे तो ये सुअरों के आगे मोटी फेंकने जैसा मामला था। तो फिर इसके बारे में क्या? एक कोबोल्ड ने सिर खुजाते हुए गॉब्लिन से कहा, अगर आप ड्वार्फ किंगडम जाने को तैयार हैं तो वो आपसे ये चीजें ले लेंगे। वो इसे ड्वार्फ हार्डवेयर और ऐसी दूसरी चीजों के पेमेंट के तौर पर खुशी खुशी ले लेंगे, और वो आपकी खरीदी हुई चीजें भी आपको खुशी खुशी पहुंचा देंगे। ये यहाँ से काफी दूर होगा, ध्यान रखना। लेकिन जब तक आप नदी के किनारे किनारे ऊपर की ओर यात्रा करेंगे, रास्ता भटकना नामुमकिन है। इससे जमा हुए गॉब्लिन बुजुर्गों में शोर मच गया। ड्वार्फ किंगडम? एक चिल्लाया, वो तो बहुत ज्यादा दूरी है। मैंने उस अनजान जगह के बारे में सिर्फ अफवाहें सुनी हैं। इतनी दूर जगह जाने में कितना समय लगेगा? हाँ, और इस यात्रा पर कौन जाएगा? हमारे जवान हमारे सबसे कीमती मजदूर हैं। हम उनमें से एक को भी नहीं छोड़ सकते। मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, गोबटा ने सोचा, और वो बेफिक्र होकर चलता रहा और खत्म न होने वाली बहस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। किस्मत के पास कुछ और ही प्लान थे। रुको, गांव के बड़े बुजुर्ग ने उसे रोकते हुए कहा, लगता है तुम्हारे पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ? गोबटा तुरंत जम गया। उसे कुछ महसूस हुआ कि ये फेवर उसे ज्यादा पसंद नहीं आएगा। इस चाकू को देखो, बड़े बुजुर्ग ने आगे कहा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये एक शानदार चीज है? अगर तुम हमारे लिए ये फेवर करोगे तो मैं इसे तुम्हें खुशी खुशी दे दूंगा। ब्लेड की चमक गोबटा का ध्यान खींचने के लिए काफी थी। जो कहो सर, आपको जो भी चाहिए मैं संभाल लूंगा, उसने तुरंत कहा और अपनी पहले की आशंका को भूल गया। लेकिन शायद ये टाला नहीं जा सकता था। इस चाकू पर चांदी जैसी चमक इसके अंदर भरी जादू की वजह से थी। इसने तुरंत गोबटा से सोचने समझने की शक्ति छीन ली। उसका मुंह उसके दिमाग से पहले चल गया था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तो तुम करोगे? तुम हमारे लिए बौनों के राज्य जाओगे? हाँ, मैं? क्या हम इस काम के लिए तुम पर भरोसा कर सकते हैं? अब बड़े बुजुर्गों ने गोबटा को घेर लिया। सबके चेहरों पर एक जैसी मुस्कान थी। उनके ऊपर उठे होंठों के ऊपर उनकी सख्त आंखों को देखकर गोबटा को धीरे से सिर हिलाना पड़ा। कहा जाता था कि एक आम गॉब्लिन की उम्र इंसान की उम्र का 5वां हिस्सा होती है। कहा जाता है कि उनका वंश प्राचीन परियों से जुड़े नस्लों से जुड़ा था, लेकिन उनके मौजूदा बिगड़े हुए राक्षस रूप को देखते हुए ये ज्यादा से ज्यादा एक कमजोर कड़ी थी। सबसे ज्यादा जीने वाले भी अपनी 20वीं सालगिरह देखने के लिए खुशकिस्मत होते थे और ज्यादातर सिर्फ 1 दशक या उससे कुछ ज्यादा ही जी पाते थे। 3 साल की उम्र जब गॉब्लिन बच्चे पैदा करने के लिए तैयार हो जाते थे, उसे उनके बड़े होने की शुरुआत माना जाता था, और 5 साल की उम्र में वे पूरी तरह से मैच्योर हो जाते थे। वे बहुत मजबूत जीव नहीं थे और नतीजतन उनकी प्रजाति ने बच्चों की भारी संख्या से इस कमी को पूरा किया।
हालांकि बहुत कम ही वयस्क हो पाते थे, जिससे प्रकृति की क्रूरता और भी साफ हो जाती थी। सभी गॉब्लिन बच्चों में से सिर्फ आधे ही पूरी तरह से बड़े हो पाते थे और उनमें से भी आधे से भी कम ही अपना 5वां जन्मदिन देख पाते थे। ये बस उनकी किस्मत थी और इन छोटी जिंदगी को देखते हुए गॉब्लिन में भाषा सीखने की आदत नहीं थी। वे शब्द बोल सकते थे, हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक दूसरे को अपनी बात समझाने के लिए किया जाता था और कुछ नहीं। ज्ञान हासिल करने और उसे अगली पीढ़ी को देने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ना ही अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए चीज़ों को जमा करने की कोई आदत थी। यही वजह थी कि गॉब्लिन को जादुई चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं दिखता था, सिवाय उन्हें अपनी रोज़ की ज़रूरतों के बदले बेचने के, साथ ही कोई भी अच्छा कवच जो उनके गंदे हाथों को मिल जाए। यहाँ तक कि बड़ों में भी समझ की कमी का मतलब था कि उन्हें सच में कोई अंदाज़ा नहीं था कि ड्वार्फ किंगडम की यात्रा में क्या क्या होगा। आने जाने में कई महीने लग जाते, जो एक गॉब्लिन की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा होता, और उसे अपनी हर प्यारी चीज़ को दांव पर लगाना पड़ता। फिर भी गॉब्लिन गांव में किसी ने भी इसे बहुत ज़रूरी मिशन नहीं समझा। बड़ों और दूसरे समझदार लोगों के लिए वे बस एक मुश्किल सा काम एक ऐसे बच्चे को दे रहे थे जिसके पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं था। उनके मन में उसके लिए कोई बुरी भावना नहीं थी, ना ही सच में इस खोज के दायरे को समझने के लिए ज़रूरी गणितीय कौशल थे। ये बस ऐसा ही था, और इसलिए कुछ ही पलों की हिचकिचाहट के बाद गॉबटा की ड्वार्फ किंगडम की यात्रा पक्की हो गई। सब इतने बुरे क्यों हैं? गॉबटा ने खुद से शिकायत की। उसकी बात सही थी, वो एक गॉब्लिन बच्चा था, अभी पूरी तरह से बड़ा नहीं था, और वे उसके कंधों पर पहाड़ जितना बोझ लादकर उसे एक बड़ी खोज पर भेज रहे थे। उसने कोबोल्ड से सुना था कि ये पैदल 2 महीने का रास्ता होगा, लेकिन इतने सारे सामान के साथ एक कदम भी आगे बढ़ाना मुश्किल था। लेकिन शिकायत करने का कोई फायदा नहीं, गॉबटा ने सोचा। फिर उसे एक आइडिया आया, मैं ये सारा कबाड़ एक बक्से में रखकर उसे अपने पीछे क्यों ना खींच लूं। दुर्भाग्य से ये काम नहीं आया, बक्सा हिलने से मना कर रहा था। गॉबटा ने अपना सिर और खुजलाया। फिर उसे वो बहुत बड़ा बक्सा याद आया जो उसने एक बार इंसानों की बस्ती के पास देखा था, जिसे एक घोड़ा खींच रहा था। हाँ, उस पर कुछ गोल चीज़ें थीं, है ना? वो एक गाड़ी के बारे में सोच रहा था, और वो गोल चीज़ें पहिए थी। हालांकि उसकी वोकैबुलरी में उनके लिए शब्द नहीं थे, इसलिए उसने कुछ ऐसा ढूंढा जो उनकी जगह काम आ सके। उसे 2 छोड़ी हुई गोल ढालें मिली। ये काम करेगा। इसके बाद काम बहुत तेज़ी से हुआ। उसने एक सीधी छड़ी ली, फिर अपने नए चमकदार जादुई चाकू से उसे छोटा किया। फिर उसने अपने सामान वाले बक्से में कुछ छेद किए और छड़ी को दोनों छेदों से गुजार दिया। उसने दोनों ढालों को इस काम चलाऊ धुरी के दोनों सिलों पर फंसा दिया और उन्हें कुछ काम की बेलों से बांध दिया जो उसे मिली। हैंडल के लिए लकड़ी के कुछ और टुकड़े, और बस एक तुरंत बनने वाली खिंचने वाली गाड़ी तैयार। ऊपर कुछ कपड़े रखे ताकि चीज़ों को गिरने से बचाने के लिए, और शाम को गर्म रहने के लिए गांव से कुछ और चीज़ें। बड़े आदमी ने कुछ खाना और पानी भी दिया जो उसकी मेहरबानी थी। तो गॉबटा गांव से निकल गया। लंबे भावनात्मक अलविदा कहना वैसे भी गॉब्लिन का स्टाइल कभी नहीं था। मुझे भूख लग रही है। 1 हफ्ते बाद गॉबटा लगभग पूरी तरह से थका हुआ लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। उसकी गाड़ी में जो खाना था, जिसके बारे में उसने सोचा था कि वो उसकी बाकी जिंदगी के लिए काफ़ी होगा, वो 5वें दिन ही खत्म हो गया था। थोड़ा पानी बचा था, लेकिन ज्यादा नहीं, शायद। इस बीच गाड़ी पेड़ की जड़ों और ऐसी चीज़ों में फंसती रही जिससे गॉबटा की ताकत कम होती गई। कम एनर्जी के साथ पैदल चलते हुए गॉबटा और उसकी यात्रा खतरे में थी। वो अब 2 दिनों से बिना कुछ खाए चल रहा था। जैसे जैसे उसके कदम और अस्थिर होते गए, गॉबटा ने अपनी गाड़ी को खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर सकता। वो रास्ते के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। किस्मत से जैसे ही वो बैठा, उसे जमीन से एक मशरूम उगता हुआ दिखा। अगर उसने उसे थोड़ी देर और देखा होता तो शायद उसे उसका बहुत जहरीला दिखने वाला रंग दिख जाता, लेकिन भूख की वजह से उसकी नज़र धुंधली हो रही थी। ओह, एक मशरूम! मैं इसके साथ 3 साल तक लड़ सकता हूँ। वो मशरूम पर झपटा और बिना ज्यादा सोचे समझे उसे कच्चा ही खा लिया। फिर भी गॉबटा की किस्मत ने उसे बचा लिया। उसने जिस तरह का मशरूम चुना था वो खतरनाक रूप से जहरीला था, लेकिन तभी जब उसे गर्म किया जाता, ग्रिल करना, उबालना, कुछ भी, उसके गूदे का रस एक जानलेवा कंपाउंड में बदल जाता, जिसके बारे में गॉबटा को कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि उसने अनजाने में उसे खाने का सबसे सुरक्षित तरीका चुना था। पेट भरा होने से गॉबटा का मूड बहुत अच्छा हो गया। उसने पेड़ के अंदर एक गड्ढे में जमा पानी से अपनी चमड़े की थैली भरी, फिर आराम करने का फैसला किया। उस दिन और आगे जाने में उसकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उसकी गाड़ी किसी भी पल टूट सकती थी, लेकिन किस्मत से पास में कुछ काम की बेलें थीं जिनका उपयोग उसने उसे बांधने के लिए किया। साथ ही पेड़ से निकला कुछ चिपचिपा रस भी था जिससे उसने टूटी फूटी जगहों और दरारों को भरा।
पेड़ की छाल ने डिब्बे में सबसे बड़े टूटे हिस्सों को ठीक करने में कमाल का काम किया। ये जरूरी काम पूरा करने के बाद गौबटा बाकी रात सो गया, जिससे उसकी थकान दूर हो गई। वो अगली सुबह उठा। कल जो हुआ था उसे देखते हुए वो हैरानी की बात है कि काफी खुश था और खाना ढूंढने लगा। कुछ खाने योग्य दिखने वाले मेवे और जंगली स्ट्रॉबेरी उठाई और पिछले दिन के कुछ और मशरूम भी देखे। मैंने इतना खतरनाक दिखने वाला मशरूम कभी नहीं देखा। मैं भी ऐसी कोई चीज नहीं खा सकता, इसलिए उसने उन्हें वहीं छोड़ दिया और अपनी जेब में रखने के लिए कम आकर्षक दिखने वाला मशरूम चुना। उस इलाके में इतने सारे चमकीले कलर दिखने वाले जहरीले मशरूम देखकर उसे लगा अपनी धुंधली याद में कि यही वो मशरूम होगा जो उसने खाया था। यार, मैं कितना लकी था कि मुझे इतने सारे जहरीले मशरूम के बीच ये सही मशरूम मिल गया। तो उसने निकलने से पहले थोड़ा और खाना जमा कर लिया। अभी सुबह नहीं थी और उसने निकलने से पहले थोड़ा और खाना जमा करने के बारे में नहीं सोचा, तो उसने अपनी गति धीमी कर ली और रास्ते में और खाने की चीजें ढूंढने लगा। अपने गांव से निकले 1 महीने बाद गौबटा आखिरकार उस बड़ी नदी पर पहुंच गया जिसके बारे में उसे बताया गया था। बहता हुआ पानी सुंदर और लगभग पूरी तरह से पारदर्शी था। उसने बीच बीच में जो सूरज की रोशनी की चमक देखी वो जरूर मछलियां होंगी, उसने सोचा। ऊपर से पानी शांत लग रहा था, शायद इसलिए क्योंकि वो इतना चौड़ा था कि वो दूसरी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। लेकिन थोड़ा नीचे धारा ऐसी लग रही थी कि वो एक अच्छे तैराक को भी मुश्किल में डाल सकती है। नदी के विशाल आकार को देखकर गौबटा की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। वो छोटी नदियों और नालों से परिचित था और उसे उनमें खेलना पसंद था, लेकिन ये भव्यता का बिल्कुल अलग लेवल था। उसने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। ये नज़ारा अकल्पनीय था और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि उसने इसे चकित कर दिया। हिया, ये बहुत बढ़िया है, उसने चिल्लाया। बहते हुए पानी का नज़ारा उसके लिए कभी पुराना नहीं हुआ। वो पूरे दिन वहीं बैठा रहा, बस उसे जाते हुए देखता रहा जब तक रात नहीं हो गई। अगली सुबह जो नज़ारा उसने देखा था उससे पूरी तरह से संतुष्ट होकर गौबटा जल्दी निकल पड़ा। जब वो चलने ही वाला था तभी उसे एक जरूरी बात याद आई। उन्होंने कहा था कि नदी पर पहुंचने के बाद अपने बाएं हाथ की तरफ जाना है, लेकिन अगर मैं मुड़ता हूं तो ये उल्टी दिशा में जा रहा है। वो सही था। उसे पता था कि उसने अपने बाएं हाथ पर एक निशान लगाया था ताकि जब इस मुश्किल बात को हल करने का समय आए तो उसे याद रहे कि वो कौन सा हाथ है। बस एक ही दिक्कत थी। पता चला कि जब भी वो हिलता था तो उसका बायां हाथ अलग अलग दिशाओं में इशारा करता था। अपने बाएं हाथ का पीछा कहाँ करना है, यही मुश्किल बात थी। आखिर में उसने नदी के किनारे मिली एक पेड़ की टहनी उठाई, उसे जमीन पर गिरने दिया और जिस तरफ वो इशारा कर रही थी उस तरफ चल गया। ये बात कि वो सही दिशा में गिरी गौबटा की जबरदस्त किस्मत का एक और सबूत था। उसने उसी रास्ते का पीछा किया। एक पल के लिए भी शक नहीं किया। उसने ब्रांच की लीड पकड़ी और वहां से सफर बिना किसी परेशानी के हो गया। जब सफर अपनी सादगी की वजह से उसे थोड़ा बोर करने लगा तो गौबटा ने आगे नदी में कुछ कम गहरे पानी देखे। ये पानी पीने की जगह थी। आसपास जंगल के जानवर थे, हालांकि उनमें से कोई भी एक दूसरे से लड़ता हुआ नहीं दिख रहा था। वे इस जगह पर टकराव से बच रहे थे। शायद ये प्रकृति का एक सहज, अलिखित नियम था। मांसाहारी और शाकाहारी जानवर यहाँ एक साथ थे, जंगली दुनिया की उन कुछ जगहों में से एक जहाँ आप ऐसा देख सकते हैं। लेकिन ये नियम सिर्फ जानवरों की दुनिया के लिए था। इंसान और राक्षस इसे नहीं मानते थे, गोपटा भी नहीं। और तो और क्योंकि ज्यादातर राक्षस जो जानवरों का शिकार करते थे वे रात में निकलते थे, इसलिए जब दिन में रोशनी होती थी तो जानवर लापरवाह हो जाते थे। क्या मौका है, इतने समय बाद मेरा पहला मांस। जानवरों को देखकर गोपटा की आंखें चमकने लगीं। बड़े धीमे जानवर अपनी पीठ पर पानी का एहसास ले रहे थे। फुर्तीले शिकारी पानी पीकर जल्दी से वहां से चले गए। वहां छोटे पक्षी और खरगोश वगैरह भी थे जो दूसरों से बचने के लिए किनारे पर पानी पी रहे थे। जब उसने सारे विकल्प देखे तो उसकी आंखों में पानी आ गया। फिर उसे एक जंगली खरगोश मिला जो थोड़ा धीमा लग रहा था। उसकी आंखों में मोटा और रसीला, गोपटा जैसे किसी के लिए एकदम सही साइज। इससे बड़ा कुछ भी बहुत खतरनाक होता। अपने शिकार के पास पहुंचकर गोपटा थोड़ी दूरी पर रुका और ध्यान से अपने आसपास देखा। ठीक है, अब तक सब ठीक है। वो खुद ही मुस्कुराया। धीरे धीरे पास आते हुए उसने जमीन से कुछ पत्थर उठाए। कुछ ही देर में वो उस दूरी पर था जहां उसे लगा कि वो आराम से पत्थर फेंक सकता है। सब्जी के बगीचों पर छापा मारने के लंबे अनुभव से मिले उसके छिपने के हुनर ने उसे फायदा पहुंचाया। याह! पूरे आत्मविश्वास से भरा गोपटा ने खरगोश पर पत्थर फेंका। उसके अचूक निशाने से पत्थर सीधा लगा और जानवर पानी के गड्ढे में गिर गया। उसके आसपास के दूसरे जानवर तुरंत भाग गए।
गोप्टा को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब तक उसने लाश उठाई तब तक उसके मुंह में पानी आ रहा था। फिर एक समस्या हुई। ग्रोर! एक जोरदार चीख के साथ पेड़ों के बीच से एक जादुई जानवर निकला। वो एक छोटी चट्टान के ऊपर शान से खड़ा था और धीरे धीरे उसकी आंखें गोप्टा की ओर घूमी। ये एक ब्लेड टाइगर था, जिसे इस घने जंगल का राजा कहा जाता था। इसकी रैंक बी थी, जिससे ये पक्का था कि एफ रैंक वाले गॉब्लिन का कोई चांस नहीं था। ये जानवर पानी के गड्ढे के आसपास के जानवरों के लिए यहाँ था, ठीक वैसे ही जैसे गोप्टा था। लेकिन गोप्टा के पहले एक्शन लेने की वजह से सभी जानवर तितर-बितर हो गए और ब्लेड टाइगर के पास कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं, सिवाय गोप्टा के और उसके शिकार के बेशक, लेकिन वो इस राक्षस का पेट भरने के लिए काफी नहीं होता। गेह, क्या तुम मेरे पीछे हो? ब्लेड टाइगर अपनी जगह से कूदा, चट्टान की ऊंचाई से बेपरवाह और बिना किसी आवाज के गोप्टा के सामने उतरा। इससे वो थोड़ा सहम गया, लेकिन उसकी सहज बुद्धि ने उसे बताया कि भागना बेकार है। जैसा कि था, टाइगर के मुंह में जाने वाली किस्मत से बचना नामुमकिन था। उसे क्या करना चाहिए? गोप्टा ने जितना हो सके उतना सोचा। फिर, अगर ऐसा ही है तो मुझे जितना हो सके उतना लड़ना होगा। खुद को हिम्मत देते हुए गोप्टा ने खुद को ब्लेड टाइगर के खिलाफ तैयार किया। उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। उसके बाएं हाथ में अभी भी एक पत्थर था, लेकिन ब्लेड टाइगर के सामने उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। शायद ये काम कर जाए। उसे अचानक अपनी यात्रा से पहले दी गई चाकू याद आई। शायद ये उस जीव को घायल कर दे, और शायद अगर वो किस्मत वाला रहा तो इससे उसे भागने के लिए काफी समय मिल जाएगा। एक बार जब उसने ये नतीजा निकाला तो बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। उसके पास और कुछ नहीं था, इसलिए उसने अपने मौके पर विश्वास करने और अंत तक विरोध करने का फैसला किया। सबसे पहले गोप्टा ने पत्थर फेंका। चाकू ही उसका यहाँ से निकलने का असली रास्ता था, लेकिन अगर टाइगर उससे बच गया तो वो मर जाता। इसलिए उसने जानवर का ध्यान भटकाने के लिए पहले पत्थर का इस्तेमाल किया। ब्लेड टाइगर आसानी से उसके रास्ते से हट गया और गोप्टा, ये अंदाजा लगाते हुए कि उसका दुश्मन कहाँ उतरेगा, उसने अपनी जेब से चाकू निकाली और उसे फेंकने की तैयारी की। ये तो मशरूम है। उसे ये समझने में कुछ पल लगे कि वो ब्लेड टाइगर पर चाकू नहीं बल्कि कुछ और फेंकने वाला था, लेकिन वो पहले से ही हरकत में था, रुक नहीं सकता और मशरूम दूर चला गया। वो उसे बाद में खाने का प्लान कर रहा था। एक अकेला हल्के रंग का मशरूम जो उसे जहरीले मशरूम से भरे जंगल में मिला था। उसने इसे नाश्ते के लिए रखा था और फिर इसके बारे में भूल गया था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी गोप्टा ने कल्पना भी नहीं की थी। पता चला कि ये मशरूम दुर्लभ जहरीली किस्म का था, जिसमें ऐसे स्पोर्स थे जो जानलेवा जहर से भरे थे। गोप्टा पूरे समय उसे अपनी जेब में लेकर घूम रहा था और फिर उसने उसे एक जादुई जानवर पर फेंक दिया था। ब्लेड टाइगर ने अपनी ओर आते हुए मशरूम को देखा, फिर अपना मुंह खोला। उसने उसे भाप बनाने की कोशिश की अपनी वॉइस कैनन स्किल का इस्तेमाल करके, जो एक गलती साबित हुई। पिसा हुआ मशरूम तुरंत अपने सारे स्पोर्स छोड़ दिए, जो हवा में तैरते हुए टाइगर के पूरे शरीर पर फैल गए। वो जमीन पर गिर गया, तड़पने लगा, सिर से पैर तक दर्द से कराहने लगा। स्पोर्स उसकी आंखों, कानों और मुंह में चले गए थे और उसकी इंद्रियों को बेरहमी से सजा दे रहे थे। जन्म के बाद पहली बार ब्लेड टाइगर को सच में असहनीय दर्द हो रहा था। गोप्टा बहुत स्मार्ट नहीं था, लेकिन वो हालात का फायदा उठाने के लिए काफी चालाक था। अरे वाह, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन ये मेरा बड़ा मौका है। एक ज्यादा बहादुर एडवेंचरर आखिरी वार करने के लिए पास आ जाता, लेकिन गोप्टा ऐसा नहीं था। जल्दी से उसने भागने का प्लान बनाया और ये पक्का किया कि जाने से पहले वो अपना खरगोश उठा ले। अपनी टूटी फूटी पुरानी गाड़ी के पास पहुंचकर उसने खरगोश की लाश को सामान के ऊपर फेंका और पूरी स्पीड से भाग गया। वो तब तक भागता रहा जब तक उसकी सांस ने साथ दिया, जब तक कि वो आखिरकार एक सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंच गया। उसने राहत की सांस ली क्योंकि वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े खतरे से बच गया था। पक्की मौत से आज़ाद होने के बाद गोप्टा को तुरंत याद आया कि उसे भूख लगी है। उसे अपने पास मौजूद खरगोश याद था, लेकिन वो भी इतना बेवकूफ़ नहीं था कि यहाँ अपनी चौकसी कम कर दे। उसने नदी के किनारे जाने का फैसला किया, जहाँ से उसे अपने पूरे आसपास का एक अच्छा नज़ारा मिलेगा, और कुछ पत्थरों और सूखी लकड़ियों का इस्तेमाल करके एक काम चलाऊ आउटडोर चूल्हा बनाया। पिछले कुछ पलों का खतरा अब उसके पीछे छूट गया था, क्योंकि गोप्टा के विचार अपनी भूख पर चले गए थे। उसने लाश से खून निकाला, उम्मीद से भरा हुआ था, और जानवर की खाल उतारी और उसके अंदर के अंग निकाले। कुछ ही देर में उसे आग के ऊपर एक छड़ी पर रख दिया गया। अब उसे बस छड़ी को घुमाना था और ये पक्का करना था कि सतह पूरी तरह से पक जाए। ये एक आसान रेसिपी थी,
जिसमें लाश पर कुछ बेरी का जूस निचोड़ा गया था और इसे पूरा करने में बस कुछ ही पल लगे। ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। गोप्ता मांस चबा रहा था। उसे अपने ऊपर टपकते तेल की कोई परवाह नहीं थी। मौत का सामना करने के बाद पहले खाने से ज्यादा स्वादिष्ट कुछ नहीं था। गोप्ता के मामले में पिछले कई दिनों से जंगली स्ट्रॉबेरी और तरह तरह के मेवे खाकर गुजारा करने के बाद उसे याद आया कि पहला मांस ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वर्ग में पहुंच गया हो। इससे ज्यादा उसे कोई चीज खुश नहीं कर सकती थी। जहां तक उसकी बात थी, ब्लेड टाइगर से पहले उसे जो डर लगा था वो सब अब पुरानी बात हो गई थी। उसके दिमाग ने इसे पहले ही उसकी जिंदगी की एक और घटना के तौर पर प्रोसेस कर लिया था। ये पहली बार था जब गोप्ता को काफी समय बाद पेट भर के खाने को मिला था। उसने ये बड़े मजे से किया। ठीक है, उसने कहा, मुझे लग रहा है कि कल का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। गोप्ता के लिए बीता हुआ कल शायद एक दूर की भूली बिसरी बात थी। जो चीज सच में मायने रखती थी वो था अगला दिन। ब्लेड टाइगर से सामना अगले महीने की यात्रा के दौरान गोप्ता के सामने आने वाली आखिरी बड़ी मुसीबत साबित हुई। धुंधले पहाड़ जो बहुत पहले इतने दूर लगते थे अब इतने बड़े हो गए थे कि चोटियां अब दिखाई नहीं दे रही थीं, भले ही वो सीधे ऊपर देखता। उसके ऊपर की चट्टानें बारिश से घिसकर एक सुंदर, शक्तिशाली दिखने वाली सीधी दीवार बन गई थीं। सब कुछ गोप्ता के लिए एक नया नजारा था और सब कुछ उसका ध्यान खींच रहा था, लेकिन उसके पास आराम से नजारे देखने का समय नहीं था। उसका खाना फिर से लगभग खत्म हो गया था। वो पहले से ही उन जमीनों पर था जो कमोबेश ड्वार्फ किंग के राजा की सुरक्षा में थीं, ज्यादातर जूरा के जंगल के बाहर घास के मैदान। उसने पहाड़ी रास्ते पर जाने से पहले जितना हो सके उतना इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन न केवल उसके स्टॉक को फिर से भरने का कोई तरीका नहीं था, बल्कि वो स्टॉक काफी कम दिखने लगे थे। उसके आसपास के लुभावने नजारों ने गोप्ता को अपनी भूख भुलाने में मदद की, लेकिन अब हकीकत का सामना करने का समय था। और ये अकेली प्रॉब्लम नहीं थी। ड्वार्फ किंगडम के रास्ते पर गोप्ता अकेला नहीं था। एक न्यूट्रल ट्रेडिंग सेंटर होने के नाते ये हर तरह की अलग अलग स्पीशीज का स्वागत करता था, न केवल जादू से पैदा हुए जीव और लोग, बल्कि इंसान भी। जैसा कि गोप्ता ने पाया, इस रास्ते पर ज्यादातर यात्री अगर हो सके तो बड़े ग्रुप्स में रहना पसंद करते थे। राज्य में सभी जातियों को सुरक्षा की गारंटी थी, एक नियम के तौर पर, लेकिन सुरक्षा बल सीमावर्ती इलाकों में ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच सकते थे। लोगों को अपनी रक्षा खुद करने की जरूरत थी और उनसे ऐसी उम्मीद की जाती थी। ये व्यापारियों के लिए आम बात थी, लेकिन गोप्ता को इनमें से किसी के बारे में न तो पता था और न ही उसे कोई परवाह थी। यही वजह थी कि जब वो खाने की समस्या में उलझा हुआ था तो वो एक बिल्कुल अलग तरह की समस्या में फंस गया। जैसे ही वो सोच रहा था कि उसे जल्द ही कुछ रियल पौष्टिक खाना ढूंढना चाहिए, उसने एक आवाज सुनी। अरे, उसने कहा, एक अकेला गॉब्लिन यहाँ कीमती सामान लेकर क्या कर रहा है? हाँ। गोप्ता उसे समझ नहीं पाया। गॉब्लिन एक दूसरे से बात करने के लिए एक ऐसे तरीके का इस्तेमाल करते थे जो थॉट कम्युनिकेशन स्किल से बहुत अलग नहीं था। इंसानी भाषा के कुछ टूटे फूटे शब्द ही वो समझ पा रहे थे। हालांकि वो फिर भी उस बात के पीछे की बुराई को महसूस कर पा रहा था। अरे नहीं, ये अच्छा नहीं हो सकता। गोप्ता ने अपनी गाड़ी के हैंडल पकड़े, पूरी स्पीड से भागने की तैयारी में। लेकिन ओ नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसके सामने एक और इंसान आ गया, मेटालिक कवच पहने एक फाइटर। दूसरा आदमी हल्के कपड़े पहने हुए गाड़ी के अंदर झांका और तारीफ में सीटी बजाई। वाह, मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये जादुई चीजें हैं, है ना? यार, आज हम कितने लकी हैं। हमें बस इस छोटे से आदमी को मारना है और हमने अपनी शॉपिंग ट्रिप के लिए पैसे कमा लिए हैं। मैं तो बस थोड़े से खर्च के लिए पैसे की उम्मीद कर रहा था, लेकिन ये तो किस्मत की बात है। उन कमीनों के चेहरे देखने का इंतजार नहीं कर सकता जो हमारे साथ शामिल होने में बहुत आलसी थे। गोप्ता ने बातचीत को नजरअंदाज किया। उस पर हमला कर रहे थे। गोप्ता के बच्चों जैसे साइज को देखते हुए ये एक फेयर फाइट नहीं थी। आदमी पूरी तरह से कवच पहने हुए थे और रैंक डी एडवेंचरर्स की ताकत का घमंड कर रहे थे। गोप्ता के पास कोई चांस नहीं था। अगर उसे ब्लेड टाइगर से बचने जैसी किस्मत का साथ नहीं मिलता तो ये उसके लिए आखिरी रास्ता होता। लेकिन एक बार फिर किस्मत की देवी मुस्कुराई। तुम लोग वहां क्या कर रहे हो? गोप्ता और उस पर हमला करने वाले मुड़े तो देखा कि एक गोबलीना उन्हें घूर रही थी। उसके गंदे लाल बालों से लग रहा था कि वो एक फाइटर है। उन्हें उसके पीछे एक कोबोल्ड मर्चेंट कारवां दिखा। वो जरूर एक बॉडीगार्ड रही होगी। आदमियों ने अपने चांस का अंदाजा लगाने के लिए थोड़ा समय लिया। वे दो थे
और उन्हें शायद एक प्रोफेशनल योद्धा के नेतृत्व वाले पूरे कारवां का सामना करना पड़ता। किसी भी जेंडर के हॉबगोब्लिन ऊंचे लेवल के जीव थे जो भाषा बोल सकते थे और अपने गॉब्लिन रिश्तेदारों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान थे। इस बीच स्किल के मामले में वे आदमी अभी भी नौसिखिए थे। ये ऐसा मुकाबला नहीं था जिसे कोई समझदार आदमी लेता, और अगर वे सिर्फ इस बेवकूफ़ गॉब्लिन का सामान लेकर भागना चाहते थे तो उसके लिए भी बहुत देर हो चुकी थी। फुफ, कवच वाले ने कहा, हम तुम्हें इस बार जाने देंगे। खुश रहो कि तुम अभी भी जिंदा हो, कीड़े। और फिर वे चले गए, गोप्टा को एक बार फिर चमत्कारिक रूप से जिंदा छोड़कर। गोप्टा इस किस्मत के साथ से इतना खुश हुआ होगा कि वो बेहोश हो गया, क्योंकि अगली बात जो उसे याद थी वो थी घोड़े की गाड़ी की खड़खड़ाहट जो उसे जगा रही थी। आदमियों के मारे हुए चोटों से उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो पूरी तरह से जाग गया। ओह, क्या तुम जाग गए? उसने ऊपर देखा तो लाल बालों वाली गोबलिना को अपने बगल में पाया, बंदर जैसे गोबलिन के विपरीत दिखने में लगभग इंसान जैसी। एक ही नज़र में गोप्टा उसका कैदी बन गया। वो तुरंत अपने सभी जख्मों के बारे में भूल गया और तुरंत उस औरत से प्यार करने लगा। एक परी, स्वर्ग से आई एक परी जैसी औरत, प्लीज़ मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बच्चों को जन्म दो। जब रोमांस की बात आती थी तो गॉब्लिन कभी भी धीरे धीरे काम नहीं करते थे। गाड़ी के बाकी लोग इसे मजाक समझ रहे थे। बढ़िया बच्चे। ओहो, तुमने उसकी बात सुनी? चुप रहो तुम दोनों, गोबलिना ने छिड़का। बकवास बंद करो और अलर्ट रहो। व्यंग गोप्टा के सिर के ऊपर से निकल गया। उसकी जलती हुई आंखें अभी भी अपने नए आदर्श पर टिकी हुई थीं। दुर्भाग्य से असलियत इतनी अच्छी नहीं थी। देखो, तुम्हारे जैसे कायर मेरे टाइप के नहीं हैं। इतने कमज़ोर इंसानों से खुद को धमकाने देते हो। मैं ऐसे आदमी को कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दूंगी। मुझे कम से कम ऐसा कोई चाहिए जो ज़रूरत पड़ने पर मेरी रक्षा कर सके। इस तरह गोप्टा का पहला रोमांस शुरू होने के कुछ ही सेकंड बाद खत्म हो गया। शारीरिक दर्द वापस आ गया। नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। फिर वो फिर से बेहोश हो गया। नुकसान का एहसास बर्दाश्त से बाहर था। कोबोल्ड कारवा उसे कम से कम बोनो के राज्य तक ले आया, जिससे वो रात में सड़क के किनारे जानवरों द्वारा मारे जाने की परेशानी से बच गया। उसका पहला प्यार तो सफल नहीं हुआ, लेकिन कम से कम उसका पहला मिशन तो सफल हुआ। अपने नए कोबोल्ड कनेक्शन की बदौलत गोप्टा को जल्दी ही एक बोनो की दुकान पर ले जाया गया जो उसका सामान खरीदने को तैयार थी। कर्मचारियों को उसकी गाड़ी को ढकने वाले गंदे कपड़ों के नीचे जादुई हथियार देखकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन बाकी लेन देन बोनो की खास कस्टमर सर्विस के साथ किया गया। यहाँ के बौने मंस्टरों से निपटने के इतने आदी थे कि वे कुछ हद तक उनसे बात भी कर सकते थे। स्टाफ में से एक ने गोप्टा की कमर की ओर इशारा किया। अरे, क्या तुम इसे बेच रहे हो? उसने नीचे देखा तो पाया कि उसकी चाकू उसकी कमर से लगी हुई थी। ओह, ये मेरी बगल में था, मेरी जेब में नहीं। इसमें कोई हैरानी नहीं कि उसने इसकी बजाय एक मशरूम निकाला था। नहीं, ये मेरा है, बेच नहीं रहा। बौने ने सिर हिलाया। ये अच्छी चीज़ है, उसने कहा, लेकिन इसकी जादुई शक्ति लगभग खत्म हो गई है। मुझे लगता है ये सिर्फ 1-2 बार ही काम करेगी। क्या तुम्हें पता है इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? नहीं, लेकिन क्या ये जादुई हथियार है? हाँ, है। इसे फ्लेम नाइफ कहते हैं। ये चांदी का बना है, लेकिन इसमें जादुई शक्ति भरी हुई है। ये असल में इंसानी अमीरों की आत्मरक्षा के लिए बनाया गया था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसका मंत्र सिखा सकता हूँ, लेकिन जब तुम इसे इस्तेमाल करोगे तो ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। इसकी उम्मीद मत करना। सच में? सच में। बस इसका अच्छे से ख्याल रखना। आखिर ये ड्वार्फ किंगडम का बना खंजर है। तो उस अच्छे स्वभाव वाले बौने ने गोप्टा को इस्तेमाल करने के लिए सही मंत्र बताया, शायद ये सोचकर कि जादुई ड्वार्फ हथियार वाले गॉब्लिन का विचार इतना मज़ेदार था कि उसे थोड़ी मदद की जा सकती है। गोप्टा का काम यहाँ खत्म हो चुका था। उसने अपने सामान के बदले पैसे की जगह चीज़ें ली थीं, लेकिन उसे ये सब वापस ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। शिपिंग का खर्च बौनो ने उसे दी गई डील में शामिल कर लिया था। गोप्टा की शर्तें? जितनी किचन की चाकू, बड़े बर्तन और दूसरी रोज़मर्रा की चीज़ें उसकी गाड़ी में आ सके, उसने कुछ ब्रेस्ट प्लेट, चाकू और गॉब्लिन के इस्तेमाल के लिए दूसरी चीज़ें भी मंगवाईं। उसने ये सब रजिस्ट्रेशन और शिपमेंट के लिए ट्रांसफ़र स्टेशन पर ले गया। उन्होंने उसे एक जादू से भरी ट्यूब दी, जिसे वो जहाँ चाहेगा वहाँ रखने पर उसका सामान सीधे उसी जगह पहुँच जाएगा। बेशक ये सिर्फ एक बार काम करेगा। गोप्टा जैसी सस्ती खरीदारी भी भेजी जा सकती थी, आसमानी ट्रांसपोर्ट, लेकिन वो सिर्फ कम दूरी के लिए उपलब्ध था, और इसके अलावा गोप्टा के पास ये बताने के लिए भाषा नहीं थी कि वो ठीक ठीक कहाँ रहता है। उसके लिए भले इससे कीमत बढ़ जाती, जादुई ट्रांसफ़र ही एकमात्र ऑप्शन था।
गोप्टा ने ऑफर लेने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वैसे भी वो पूरे वैगन को खींचकर घर तक ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इससे वो और संभावित हमलावरों से बच जाता और उसका बोझ भी हल्का हो जाता। ये फैसला बाद में सही साबित हुआ। ट्रांसफर स्टेशन पर काम खत्म करने के बाद गोप्टा पहले वाले सेलर के पास लौटा। उम्मीद थी कि वो उस बौने को धन्यवाद देगा जिसने उसे रेफर किया था। नमस्ते, उसने कहा। वे मेरा सामान मेरे लिए ट्रांसफर करने वाले हैं। धन्यवाद। अरे तुम फिर? बहुत बढ़िया। ओह, और तुम ये वापस ले सकते हो, हम ये चीज़ नहीं बेच सकते। बौने ने उसे जानवरों की खाल से बना हुआ एक मोटा कोट दिया जिसे गोप्टा बंकल के लिए इस्तेमाल कर रहा था। उसने कई और जंगली खरगोश पकड़े थे जिनकी खाल बाद में बेचने के लिए बचा कर रखी थी। कोट उन सभी से बना था जो पहनने वाले को ठंड से बचाता था। बौने ने उन्हें वापस करने की पेशकश की थी, लेकिन उसने ये चीज़ खास गोप्टा के लिए बनाई होगी। हाँ, क्या तुम्हें यकीन है? हाँ। इसके अलावा अगर हम वे सारी खाल ले लेते तो तुम रात में किस पर सोते? तुम्हें जानना चाहिए कि यात्रा पर निकलने से पहले अच्छी तैयारी करनी चाहिए। बौने ने एक बेहतरीन इस्तेमाल किया हुआ बैकपैक निकाला। ये भी ले लो, तुम्हें पैसे वापस देने के बजाय मैंने इसमें कुछ सूखा खाना रख दिया है। ये तुम्हें 1 हफ्ते तक चल जाएगा। सुरक्षित यात्रा। सच में? गोप्टा ने कहा, बौने की कृतज्ञता पर हैरान होकर। तुम मेरी हमेशा से मदद कर रहे हो, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अरे इसकी चिंता मत करो, असल में जो चाकू तुमने रखा है वो मैंने ही बनाया है और मैं अपने मालिक को मुसीबत में नहीं छोड़ना चाहता। मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम सुरक्षित घर पहुंचो। फिर बौना चला गया दूसरे ग्राहक को संभालने। गोप्टा ने एक बार फिर उसे सिर हिलाकर इशारा किया, हालांकि उसे शक था कि उसके नए दोस्त ने ध्यान दिया होगा। वो सही कह रहा है, अगर मैं यहाँ से खाली हाथ जाता तो मैं जंगल तक भी नहीं पहुंच पाता। वो कितना दयालु बौना था। कोट पहनकर फिर उसके ऊपर बैकपैक डालकर गोप्टा दुकान से निकल गया। उसका मिशन पूरा हो गया था, लेकिन वो इतनी जल्दी जाने वाला नहीं था। उसने खुद से फुसफुसाया, मैं इतनी दूर आ गया हूं, अगर मैं थोड़ी देर घूम लूं तो कोई बात नहीं है ना। बौनों का राज्य एक बड़ी प्राकृतिक गुफा के अंदर बना था जिससे गोप्टा सीधे सूरज नहीं देख पाता। हालांकि कुछ चालाक इंजीनियरिंग की वजह से प्राकृतिक सूरज की रोशनी शहर के रहने वाली जगहों में आती थी, इसलिए देखने के लिए काफी रोशनी थी। रात में गुफा की दीवारों पर लगी फ्लोरेसेंट मॉस उतनी ही रोशनी देती थी जितनी पूर्णिमा के चांद में। एक समस्या ये थी कि लोग आग का इस्तेमाल कैसे करते थे। राज्य कोई बंद जगह नहीं थी, लेकिन गुफा की वजह से घना धुआं आसानी से बन सकता था, इसलिए वेंटिलेशन प्राथमिकता थी। इसके नतीजे में चाहे घर के अंदर हो या बाहर, आग का इस्तेमाल सीमित था और वर्कशॉप, किचन और आग से जुड़ी किसी भी काम की जगह के पास हर समय फायरमैन का होना जरूरी था, जिसका मतलब था कि खाना पकाने की इजाजत सिर्फ कुछ खास जगहों पर थी, हमेशा घर के अंदर। आमतौर पर अगर उसे असहज महसूस होता था तो वो खुद पर थोड़ा पानी डाल लेता था, लेकिन गोप्टा अभी अभी एक लंबी यात्रा से लौटा था। सच कहूं तो वो बहुत गंदा था। ये उम्मीद के मुताबिक ही था, क्योंकि गॉब्लिन नियमित रूप से नहाते नहीं थे। वो एंट्रेंस के पास की दुकानों में ज्यादा अलग नहीं लग रहा था, जो उसी के जैसे बदबूदार नए आए एडवेंचरस से भरी थीं, लेकिन रहने वाली जगहों में हालात अलग थे। हाँ, वेंटिलेशन था, लेकिन गोप्टा की नेचुरल बदबू उसके आसपास के लोगों को परेशान करने के लिए काफी थी। व्यापारिक इलाकों में राहगीर और आने वाले व्यापारी साफ तौर पर अपनी नाक सिकोड़ रहे थे। ये देखकर गोप्टा को भी सामाजिक रूप से अजीब महसूस हुआ। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, शायद मुझे जल्दी निकल जाना चाहिए। शर्मिंदा महसूस करते हुए गोप्टा ने घर जाने का फैसला किया। ये सही फैसला था। एक तो उसके पास पैसे नहीं थे और शहर घूमते समय खाने का कोई तरीका नहीं था। असल में उसे पैसे का कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता था, इसलिए उसने उस बौने के साथ सामान बदलने का एक बड़ा सौदा किया था। इसका कोई और रास्ता नहीं था। तो गोप्टा ने अपनी छोटी सी टूरिस्ट यात्रा खत्म करने और वापस सड़क पर जाने का फैसला किया। और तभी उसने ये देखा, एक दुकान जो सुंदर आकर्षक सजावट से सजी थी और देवी जैसी महिलाओं से भरी थी जो एक दूसरे से बातें कर रही थीं। कारवां की गोबलीना बॉडीगार्ड उसे पहले दिव्य लगी थी, लेकिन ये महिलाएं अलग थीं। उनके लंबे लहराते सुनहरे गोल्डन बाल थे और उनके लंबे कान नीचे से बाहर निकले हुए थे। वे एल्व्स थीं, स्प्राइट जातियों की खास परी जैसी सदस्य। सुंदरता और बदसूरती जैसे कॉन्सेप्ट आमतौर पर उस जाति या प्रजाति पर निर्भर करते थे जिससे कोई संबंधित होता था। कोई निश्चित नियम नहीं थे, लेकिन जब गॉब्लिन की बात आती थी तो उनकी पसंद और नापसंद लोगों से ज्यादा मिलती जुलती थीं। ये उनकी परी विरासत का निशान थी और हालांकि सालों से उनकी शक्ल सूरत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई थी, फिर भी वे स्वभाव से जादुई थीं। बात यहाँ तक थी कि कुछ खास बेवकूफ गॉब्लिन यहाँ तक कि बच्चे पैदा करने के उद्देश्य से लोगों पर हमला भी करते हैं। कितना प्यारा, काश मैं भी कभी किसी खूबसूरत एल्फ लड़की से दोस्ती कर पाता।
गोप्टा चाहता था कि ऐसा हो, और वो जानता था कि मजबूत होना ही ऐसा करने का एकमात्र रास्ता है। जैसा कि उस कारवां के गार्ड ने कहा था, अगर वो मजबूत होता तो खूबसूरत औरतें उसे पसंद करतीं। उसकी सोच इसी तरह काम करती थी। जिंदगी के इस नए लक्ष्य के साथ गोप्टा ने ड्वार्फ किंगडम में अपनी एक रात बिताई। रात में जंगल की ओर जाना बेवकूफ़ी लग रहा था, इसलिए उसने इसके बजाय मुख्य गेट के पास पार्क में डेरा डाल लिया। गुफा ने कम से कम उसे बारिश से बचाया, और उस अच्छे स्वभाव वाले बौने ने जो उसके लिए जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, और गोप्टा पूरी एनर्जी के साथ उठा। पार्क में फव्वारे में शायद झरने का पानी आता था, जिससे आने जाने वाले लोग उसे पानी पी सकते थे। गोप्टा ने अपना पानी का थैला बैकपैक से निकाला, उसे भरा और चल पड़ा, बौनों के राज्य को पीछे छोड़ते हुए। जैसे ही वो गेट से गुजरा, किसी ने उससे बात की। अरे तुम हो बच्चे, क्या तुम्हारा काम यहाँ हो गया? गोप्टा ने ऊपर देखा तो उसे एक कोबोल्ड व्यापारी दिखा। उसके पीछे 2 हॉबगॉब्लिन फाइटर थे, साथ में कीचड़ जैसे लाल बालों वाली गोब्लिना भी थी। अरे तुम, गोप्टा चिल्लाया। कारवां भी बस निकलने ही वाला था। अमीर व्यापारी शहर में कई रातें बिताते थे, वहां मिलने वाले अलग अलग मनोरंजन का मजा लेते थे, लेकिन छोटे कारवां के पास ये लग्जरी नहीं थी। अंदर आओ, अपना काम करो, घर जाओ और अपने लोगों के साथ आराम करो। वे आमतौर पर ऐसे ही काम करते थे। कोबोल्ड्स ने गोप्टा को नमस्ते करने के बाद अपने कारवां में आने का न्योता दिया। हम एक ही रास्ते पर जा रहे हैं ना, हमारे पास जगह है, तो क्यों ना तुम हमारे साथ आ जाओ। अगर कोई डाकू या जादुई जानवर दिखे तो बस हमारी थोड़ी सुरक्षा कर देना, उनके लीडर ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक वो गोप्टा से कुछ उम्मीद नहीं कर रहा था, ये बस उसे गाड़ी में बिठाने का एक विनम्र बहाना था। गोप्टा, जो व्यंग्य को बिल्कुल नहीं समझता था, उसके साथ हंसा। ऐसी भूमिका मिलने पर थोड़ा गर्व महसूस कर रहा था। ग्रुप नदी के रास्ते पर आगे बढ़ा। उनकी यात्रा बिना किसी घटना के गुजरी। वे घास के मैदानों से गुजरते हुए जूरा के जंगल में पहुंचे। गोप्टा को जहां भी वे रुकते थे, शिकार करने के लिए ढेर सारे जंगली पक्षी मिलते थे। इकट्ठा करने के लिए मेवे और फल भी काफी मात्रा में थे, और उसने अपना काम किया, अपने संसाधनों को कारवां के साथ मिलाया। तुम्हारे पास इसके लिए सच में टैलेंट है ना? लीडर ने थोड़ा हैरान होकर कहा। देखो, तुमने हमारे लिए कितना सारा खाना ढूंढ निकाला है। हाँ, दूसरे कोबोल्ड ने बीच में कहा। तुम्हें जूरा का जंगल अपनी हथेली की तरह पता होगा। जंगल में तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा मददगार हो। बिल्कुल सच, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास इस तरह का टैलेंट है। गोप्टा, जो एक हाथ में अपना ताज़ा शिकार और दूसरे हाथ में एक फालतू पत्थर लिए था, अपनी खुशी छिपा नहीं पाया। गांव में किसी ने भी उसकी इतनी तारीफ नहीं की थी। उसे ये अच्छा लगा। एक दिन उन्हें फिर से वे जहरीले दिखने वाले, चमकीले रंग वाले मशरूम दिखे, ठीक वैसे ही जैसे गोप्टा ने अनजाने में अपनी भूख बुझाने के लिए खाए थे। तुम इन्हें नहीं खा सकते, लेकिन रुको, हैं वे सामान्य दिखने वाले मशरूम भी थोड़े खतरनाक लग रहे हैं। क्या सच में मैंने वही खाए थे? उसके मन में थोड़ा शक हुआ, लेकिन वे मशरूम इतने रंगीन, इतने खून जैसे लाल और अशुभ थे कि उन्हें खाने लायक माना ही नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि गोप्टा भी, जिसके सिर पर सारी तारीफ चढ़ी हुई थी, उन्हें आजमाने के बारे में थोड़ा हिचकिचा रहा था। वे सादे वाले, तुम उन्हें नहीं खा सकते। उन्हें फायर स्पोर्स कहते हैं, और वे जानलेवा होते हैं। अगर तुम उन्हें आग के संपर्क में लाओ तो मजबूत वाले तो फट भी जाते हैं और पूरे इलाके में जहर फैला देते हैं। अगर तुम कोशिश करना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन बचने की उम्मीद मत करना। गोप्टा ने तारीफ में सिर हिलाया। बेशक उसने ऐसा ही किया। वे इतनी खतरनाक चीज कभी नहीं खाएगा। फायर स्पोर्स को नजरअंदाज करते हुए गोप्टा और उसके दोस्तों ने इसके बजाय मेवे और फल इकट्ठा करने पर ध्यान दिया। ग्रुप में जिसमें वे थे, नदी के किनारे दूसरे लोग भी थे जो अपनी पानी की सप्लाई पूरी कर रहे थे, साथ ही उन्हें मिला खाना भी पका रहे थे। जैसे ही उन सब ने अपना काम खत्म किया और रात का खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे, ग्रोर, उन्होंने एक डरावनी, धरती हिला देने वाली दहाड़ सुनी। एक जादुई जानवर दिखाई दिया जो गुस्से से कारवां को देख रहा था। ये वही ब्लेड टाइगर था, बी रैंक का जानवर जिसे गोप्टा ने कुछ महीने पहले अनजाने में हरा दिया था। जहर के स्पोर्स ने उसे नुकसान पहुंचाया था, लेकिन वो किस्मत वाला था कि वो एक झील के पास था, जिसने शायद उसे ठीक होने में मदद की। लेकिन वो अभी भी उतना ही गुस्से में था, इतना ज्यादा गुस्से में था कि कम रैंक वाले गॉब्लिन को यकीन हो गया था कि अब सब खत्म हो गया है। वो जानवर स्वभाव से घमंडी था। उसने कसम खाई थी कि वो अपनी इज्जत पर लगे धब्बे का बदला लेगा। एक और दहाड़ के साथ उसने वॉइस कैनन का इस्तेमाल करके एक गार्ड को साफ उड़ा दिया। एक ही धमाके से ये साफ हो गया कि ब्लेड टाइगर कितना ताकतवर था।
यहाँ तक कि सबसे मजबूत हॉबगॉब्लिन को भी इसका वार झेलने के बाद गंभीर चोटें लगेंगी। अगर उसे बचाने के लिए फुल प्लेट आर्मर नहीं होता तो वो तुरंत मर जाता। मेरा भाई, एक और हॉबगॉब्लिन हैरानी से चिल्लाया, लेकिन वो इतना डर गया था कि हिल भी नहीं पा रहा था। वो बस अपने हाथों में एक अस्थिर कुल्हाड़ी पकड़े हुए ब्लेड टाइगर को देख रहा था। कोई उसे दोष नहीं दे सकता था। हॉबगॉब्लिन की रैंक सी या उसके आसपास थी। वे इस तरह के टाइगर का सामना करने के लिए नहीं बने थे। उसे मत उकसाओ भयसमीर व्यापारी, हमें अपना सामान छोड़ देना चाहिए और धीरे धीरे इस जगह से दूर चले जाना चाहिए। वो जानती थी कि ब्लेड टाइगर को गुस्सा दिलाने से स्थिति और भी खतरनाक हो जाएगी। वो कम से कम चाहती थी कि उसके क्लाइंट इस मुठभेड़ में जिंदा बच जाएं। जबकि टाइगर उनके घोड़े लेता, वे कम से कम भागने की कोशिश तो कर सकते थे। अगर वे किस्मत वाले होते तो शायद बच भी जाते। लेकिन वो उम्मीद जल्दी ही टूट गई। ब्लेड टाइगर को खाना नहीं चाहिए था, उसे बदला चाहिए था। उसने बाकी गार्ड्स को धीरे से देखा, उस गॉब्लिन को ढूंढ रहा था जिसे वो सच में चाहता था। फिर उसने कोबोल्ड्स पर गुर्राया जो धीरे धीरे अपने कैंप से दूर जा रहे थे। व्यापारी जमीन पर गिर गए, ये समझते हुए कि उन्हें कोई दया नहीं मिलेगी। ठीक है, बस यही है, ये हमें जाने नहीं देगा। हमें क्या करना चाहिए मिस? हम ये नहीं जीत सकते। लगता है हमें इस पर हमला करना होगा। व्यापारियों, जब हम आगे बढ़ें तो मैं चाहता हूं कि तुम सब जान लगाकर भागो और एक साथ झुंड में मत रहना, नहीं तो तुम मर जाओगे। गार्ड्स अपने क्लाइंट्स की खातिर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे, खुद को चारा बनाकर उन्हें बचाने के लिए। उनके चारों ओर निराशा फैल गई थी, लेकिन उनमें से एक उस माहौल को नहीं समझ पा रहा था। वो था गोब्टा, जिसने ब्लेड टाइगर की दहाड़ को अपने लिए एक बड़ा मौका समझा। ये वही टाइगर है ना जिसे मैंने उस मशरूम से भगाया था? मैं तो उसे भी हरा सकता हूँ। ये किसी और के लिए जानलेवा गलती होती, लेकिन गोब्टा ही कैंप में इकलौता था जो पूरी तरह से डर से नहीं कांप रहा था। जैसे ही ब्लेड टाइगर ने एक डरावनी गुर्राहट निकाली, वो आगे कूदा। तुम बेवकूफ, तुम क्या कर सकते हो? तुम ये मुझ पर छोड़ दो, गोब्टा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर वो जंगल में भागा। ब्लेड टाइगर तुरंत उसका पीछा करने लगा, बाकी सबको नजरअंदाज करते हुए। बाकी ग्रुप हैरान रह गया, भले ही कुछ पल के लिए। वो बेवकूफ, वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? इस निस्वार्थ कदम ने गार्ड्स को अंदर तक हिला दिया, लेकिन वे जानते थे कि वे इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकते। सब लोग अभी यहाँ से निकल जाओ, हम इस चीज को यहीं रोकेंगे। लेकिन चिंता मत करो, ये हमारा काम है। अगर हम इस राक्षस से बच निकले तो हम तुम्हें सिग्नल देने के लिए एक फ्लेयर भेजेंगे। वो सही कह रहा है, हम भी यहाँ मरना नहीं चाहते। मैं तुम लोगों से फिर से मिलना चाहूंगा, ठीक है? इतना कहकर गार्ड्स ने व्यापारियों को वैगन में भर दिया। गोप्टा उन्हें ज्यादा समय नहीं देगा, लेकिन अगर गार्ड्स पीछे रुक गए तो व्यापारियों को सुरक्षित निकलने का मौका मिल जाता। उन्होंने वैगन के चलने का इंतजार किया, फिर उस जंगल में घुस गए जहां गोप्टा ने उन्हें छोड़ा था। इस बीच ये डरावना है, ये बहुत डरावना है। अब ब्लेड टाइगर को अपने पीछे आते देखना थोड़ा परेशान करने वाला था। स्पीड के मामले में वो अपने बी रैंक के लायक था और जल्द ही वो गोप्टा के ठीक पीछे था। शायद मुझे वहां इतना कूल बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। गोप्टा गैप बढ़ाने की कोशिश में इतना बिजी था कि उसे परवाह नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे उसके फंसने के चांस हर सेकंड बढ़ रहे थे, उसके दिमाग में एक और शानदार आइडिया आया। शायद अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं। गोप्टा रुका, अपनी जगह पर खड़ा हो गया और अपनी जेब से कुछ निकाला। एक शरारती मुस्कान के साथ उसने उसे सीधे ब्लेड टाइगर पर फेंक दिया। वो जीव रुक गया। इस अचानक पीछे खत्म होने से ज्यादा उस चीज से हैरान था जो उसके सिर की ओर आ रही थी। आमतौर पर यह वो समय होता जब ब्लेड टाइगर अपने सबसे ताकतवर हथियार वॉइस कैनन का इस्तेमाल करके अपने सामने की हर चीज को चूर चूर कर देता। लेकिन अपनी पिछली गलतियों की याद ने टाइगर को हिचकिचाने पर मजबूर कर दिया। वो इतना समझदार था कि एक ही गलती 2 बार ना करे, लेकिन जो आमतौर पर एक फायदेमंद आदत होती है वो उसके लिए मौत का कारण बन गई। वॉइस कैनन के बजाय ब्लेड टाइगर ने सोचा कि वो आने वाली चीज को रोकने के लिए उसे काट लेगा। अपनी रिफ्लेक्सेस से ये करना आसान था, लेकिन जिस पल वो चीज उसके दांतों के बीच आई, गोप्टा चिल्लाया, अनसील। इससे पहले कि ब्लेड टाइगर कुछ समझ पाता, जादू का असर हो गया। जैसा कि गोप्टा की उम्मीद थी, ट्रांसफर ऑफिस से मिली जादुई ट्यूब ने ठीक वही किया जिसके लिए वो बनी थी। टाइगर के मुंह के अंदर सारे बर्तन, पैन, हथियार और यहाँ तक कि उसकी वैगन भी खोल दिए। इसका ठीक वही असर हुआ जिसकी गोप्टा की उम्मीद थी। इसने टाइगर के जबड़े को उसके सिर से अलग कर दिया। ठीक है, गोप्टा खुशी से चिल्लाया, लेकिन ये उसके प्लान का अंत नहीं था। उसके पास अभी भी एक आखिरी हथियार था, उसका फ्लेम नाइफ। ब्लेड टाइगर की लड़ाई में परफॉर्मेंस को देखते हुए सिर्फ उसका निचला जबड़ा टूटना उसे हराने के लिए काफी नहीं होगा। इसीलिए गोप्टा ने सोचा कि उसका गौरव और खुशी उसका एक जादुई हथियार ही काम आएगा।
फिर गोबटा ने जंगल के फर्श पर बिखरी हुई थोड़ी खून लगी हुई चीजें देखीं। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ जलाता हूँ तो मेरा सामान भी जल जाएगा, है ना? शायद मुझे उसे और अंदर खींचने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार फिर ऐसे दर्द का सामना करते हुए जिसे उसने कभी नहीं जाना था, भ्रमित ब्लेड टाइगर ने समझदारी भरे निर्णय लेने की क्षमता खोना शुरू कर दिया था। गोबटा के भागने से वो गुस्सा हो गया था। अब वो अपने दुश्मन की चालों या आखिरी लक्ष्यों के बारे में नहीं सोच सकता था। इसके बजाय वो अपनी इंस्टिंक्ट का पालन करने लगा और फिर से पीछा किया। दर्द बहुत ज्यादा था, लेकिन वॉइस कैनन का अपमानजनक नुकसान ही उसे खास तौर पर गुस्सा दिला रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ गोबटा को हमेशा के लिए मारने की जबरदस्त इच्छा थी। कुछ दूरी बनाने, उसके और बाघ के बीच की दूरी देखकर छोटा गोबलिन एक घनी झाड़ी में कूद गया। इससे ब्लेड टाइगर का फायदा कम हो गया और गोबटा और उसके पीछा करने वाले के बीच का फासला और बढ़ गया। पीछे मुड़कर गोबटा ने ब्लेड टाइगर पर ध्यान लगाया। जैसा उसने सोचा था, वो सीधे उसी की तरफ आ रहा था। ठीक है, मैं यहाँ से चूक नहीं सकता। घनी झाड़ियों में फंसकर बाघ की चलने फिरने की आज़ादी छिन गई। गोबटा ने सोचा कि एक सीधा निशाना काफी होगा, और उसके पास जादू भी था। कोई भी जादुई जानवर भी उस अटैक के बाद सही सलामत घर नहीं पहुंच पाएगा। वॉइस कैनन के चले जाने के बाद ब्लेड टाइगर के पास रोकने के लिए कुछ नहीं था। गोबट्टा ये जानता था, इसलिए उसने फ्लेम नाइफ फेंका। आग! उसने चिल्लाया, वही शब्द जो बॉने ने उसे सिखाया था। इससे चाकू एक्टिवेट हो गया। जैसे ही वो ब्लेड टाइगर की ओर तेजी से बढ़ा, आग की लपटों ने उसे घेर लिया। इस तरह का जादुई हथियार आमतौर पर बी रैंक के जादुई जानवर के लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन टाइगर सतर्क था और यही उसकी जानलेवा गलती साबित हुई। अपने ऊपरी जबड़े के ब्लेड जैसे दांतों में से एक का इस्तेमाल करके ब्लेड टाइगर ने आग से भरे चाकू को मोड़ दिया। गोबट्टा निराशा में हाँफने लगा, लेकिन उसे ठीक इसी चीज की जरूरत थी। फ्लेम नाइफ दांत से टकराकर नीचे गिरा और जमीन में धंस गया। वहीं जैसा कि हुआ, एक खास गुणों वाला मशरूम उगा हुआ था। एक ऐसा मशरूम जो गर्मी के संपर्क में आने पर जानलेवा जहर उगलता था। एक जो पूरी तरह से पका हुआ, तैयार और बीजों से भरा हुआ था। आग के बीज उसके चारों ओर सभी दिशाओं में फट गए, जिससे पूरे इलाके में धमाकों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। ब्लेड टाइगर ठीक उसके बीच में था। बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसका शरीर हर जलते हुए बीज के संपर्क में आ गया था। उसने एक ऐसे हमले को मोड़ा था जिससे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ मामूली चोट लगती, लेकिन इसके बजाय उसने खुद को विनाशकारी नुकसान के सामने ला दिया। इतना थक गया था कि एक और कदम नहीं चल सकता था। गोबट्टा का स्वागत कुछ जानी पहचानी आवाजों ने किया। वाह, बहुत बढ़िया, बाकी हम संभाल लेंगे। अरे यार बच्चे, तुम आखिरकार एक जबरदस्त फाइटर हो, है ना? इससे मुझे सबक मिलेगा। गार्ड इस घायल ब्लेड टाइगर को अच्छे से संभाल सकते थे। जल्द ही सब खत्म हो गया। गोबट्टा जीत गया। अब उनके लिए अपने अपने रास्ते जाने का समय था। गोबट्टा जंगल में और अंदर, कारवा नदी के किनारे किनारे वापस दानव राजा की जमीन पर। मैंने लड़ाई में अपना खजाना तोड़ दिया, गोबट्टा ने शिकायत की, और मुझे वो वैगन में पूरे रास्ते घर तक खींचना पड़ेगा। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान से पता चल रहा था कि वो इस बारे में ज्यादा परेशान नहीं था। खैर, इसकी वजह से तुमने हम सबको बचा लिया, मुख्य व्यापारी ने कहा। हमें सच में तुम्हें फिर से धन्यवाद देना चाहिए। गोबट्टा उन पर शर्माते हुए मुस्कुराया। तुम्हें पता है, गॉब्लिन गार्ड हकलाया, मैं सोचता हूँ मैं और मजबूत बनूंगा मिस। मैं वैसे ही एक और जादुई जानवर को हराऊंगा, अकेले, ताकि मैं कभी आपकी जान बचा सकूं। हाँ? हाँ, बिल्कुल, लगे रहो। गोबट्टा ने उसे वाक्य पूरा करने से पहले ही रोक दिया था, जो शायद अच्छी बात थी। इससे शायद गोबट्टा को और ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए सारा हौसला मिल गया। इसके अलावा भी इस तरह वे दोनों अलग हो गए। गोबट्टा का प्यार अधूरा ही रह गया, शायद पूरी जिंदगी के लिए। पीछे गाड़ी खींचते हुए गोबट्टा जंगल में और अंदर चला गया। गार्ड और व्यापारी उसे देखते रहे। तुम्हें पता है, महिला गार्ड ने खुद से फुसफुसाया, अगर बच्चे उसके होते तो मुझे बच्चे पैदा करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अभी देर नहीं हुई है मिस, उसकी एक दोस्त ने हंसते हुए कहा। नहीं, ठीक है, वो शायद वैसे भी हम जैसों से अलग है। उसमें कुछ तो है, तुम्हें पता है, होना ही चाहिए, वरना वो इनमें से किसी भी चीज में जिंदा नहीं रह पाता। शायद हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे लगता है। वे तब तक वहीं खड़े रहे जब तक गोबट्टा आखिरकार उनकी नज़रों से ओझल नहीं हो गया।